Welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are very good. और आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होगे। और इसके साथ ही आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है फिर से वापस आ गया है, तो स्पेशली हम लोगों का जो सब लोगों का सेफ रहना ठीक है, बट इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए ना हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ठीक रहना जरूरी है। मेंटली तो अभी हम परेशान हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि कैसे पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा, कितना कवर कर पाएंगे, एग्जाम कब तक होगा, क्या हम ठीक से पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें तो देखो जब तक एग्जाम नहीं होगा चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन सेकंड चीज फिजिकली फिट रहना हमारे हाथ में, वो हम रह सकते हैं। तो आपको पता है कोरोना की गाइडलाइंस आ रही है फिर से कि थोड़ा सा सोशली डिस्टेंस जो है मेंटेन करो, हाथ वाथ मत मिलाओ, मास्क लगाओ। तो वो सारी चीजें गाइडलाइंस जो है आप लोग भी फॉलो कीजिए, ठीक रहिए, क्योंकि मेंटली फिजिकली आप ठीक रहोगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर सेफ और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बार फिर से NIOS फॉर KVS PRT, ठीक है। एज यू नो हम एक बार पहले भी NIOS जो है स्टार्ट कर चुके हैं, बट वो हमने DSSB को गाइडेंस करते हुए पढ़ा था। उस टाइम पे हमारा टारगेट DSSB था, तो हमने उसको पढ़ा था। और मेन चीज क्या है कि उसमें हमें ना आइडिया था क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्या चीज हमको स्किप करनी है, ये सब हमें DSSB में आइडिया लग चुका था, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। बट मेरा मोटिव दोबारा से NIOS स्टार्ट करने का इसलिए है क्योंकि KVS PRT का एग्जाम जो है फर्स्ट टाइम होगा, मीन्स कि NIOS में से फर्स्ट टाइम होगा, और हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि एग्जाम कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, डेटाबेस क्वेश्चंस आएंगे, या हमसे पेडागोजी बेस आएगा, तो हमें कुछ नहीं आइडिया, ठीक है। तो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इस बार हम किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। नो मैटर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट हमें सारा कवर करना है, हमको सब कुछ पढ़ना है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा NIOS फॉर KVS PRT कोर्स 501 का चैप्टर 1, ठीक है। कोर्स 501 का ये सिर्फ चैप्टर 1 है, भारतीय शिक्षा प्रणाली फर्स्ट। तो इस यूनिट में, इस पूरे ब्लॉक में 4 यूनिट है, तो हम आज एक यूनिट करेंगे, डेली 1 चैप्टर करेंगे, मीन्स ये पूरा चैप्टर है। और इस टाइम पे इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या नहीं, हाईलाइट करके। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं भी यही बोलूंगी कि ये वीडियो को कराने का मतलब ये है कि जब आप पहली बार NIOS पढ़ोगे ना, स्पेशली बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जो पहली बार कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, मीन सेल्फ स्टडी से पेपर क्लियर करना चाहते हैं, और सेकंड चीज NIOS को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का टारगेट यही है कि जब आप पढ़ो NIOS, तो NIOS आपको कोई हवा ना लगे कि इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे। तो जब इस वीडियो को आप एक बार देख लोगे तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और जब NIOS आप खुद से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपको चीजें आती हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। तो वही मेरा मेन मोटिव है इसका। आपको फिर भी खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, एक बार यहाँ से NIOS करने के बाद दोबारा भी पढ़ो, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि सब कुछ यहीं से आएगा, पेपर भी यहीं से आएगा, नहीं, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। स्टिल हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे बताऊं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, सब डिस्कस करेंगे। DSSB में जहां से क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 501 का चैप्टर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्राचीन भारतीय शिक्षा, ठीक है। प्राचीन भारतीय शिक्षा से क्या अभिप्राय है, जो बहुत 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 साल पहले आदि मानव रहा करते थे, ठीक है। तो आदि मानवों के बाद जब थोड़ा थोड़ा स्थिर हुआ जीवन, आपको पता है आदि मानव इधर से उधर घूम करके रहते थे, फिर खाना पकाते थे, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, थोड़ा थोड़ा उनकी लाइफ जो है स्टेबल होनी स्टार्ट हुई, स्थिर होनी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद जब गांव की थी ना, जब राजा महाराजा रूल करते थे, तो वहां की, यहाँ पे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, उस शिक्षा की बात हो रही है, उस टाइम की, ठीक है। उस टाइम पे शिक्षा कैसी थी। बट जब आप NIOS के 501 का पहला पेज पढ़ोगे तो उसमें बता रखा है कि NIOS ने अब तक इतने लाखों को टीचर का कोर्स कराया है, इतनी सारी अचीवमेंट्स है। बेसिकली उस पेज पर NIOS की अचीवमेंट्स लिखी हुई है, ठीक है। तो वो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ऑब्वियसली इतनी ज्यादा नहीं है यूजफुल, तो उसको स्किप करते हैं। हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का पॉइंट दे रखा है 501 का पहले चैप्टर के सेकंड पेज पर, हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताता है कि किस तरीके की शिक्षा होती थी। तो पहले आपको पता है कि गुरुकुल प्रणाली होती थी। गुरुकुल प्रणाली क्या होता है
एक जगह गुरुकुल होता था, जैसे बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं ना, तो बोर्डिंग स्कूल्स की अवधारणा जो अभी चल रही है करंट टाइम में, कहाँ से आई है? गुरुकुल से। तो पहले क्या होता था, गुरुकुल होते थे, वहां पे गुरु रहते थे और वहां पे बच्चे पढ़ते थे आकर के, ठीक है। हर तरीके का बच्चा साथ में पढ़ता था। अगर राजा का बेटा है या राजा खुद है, क्षत्रिय का बेटा है, शूद्र का बेटा है, वैश्य का बेटा है, तो वो सब लोग साथ में ही मिलकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आपको पता है ना, कृष्ण और सुदामा कहाँ से बेस्ट फ्रेंड बने थे, कहाँ से फ्रेंड बने थे? गुरुकुल से, क्योंकि वो गुरुकुल में साथ पढ़ते थे, ठीक है। तो ये शिक्षा प्रणाली थी। वैसे बहुत बहुत टाइम पहले जो शूद्र थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार नहीं था। बट जब लोह युग के बाद से गुप्त वंश, गुप्त काल जब आया था, तो शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार हो गया था। खैर वो हमारे यहाँ का पॉइंट नहीं है, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली ये पैराग्राफ आपको डिस्क्राइब करता है कि गुरुकुल प्रणाली क्या होती थी। तो गुरुकुल में गुरु होते थे, वहां पे बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और शिक्षा ग्रहण करने कब आते थे? जब उनका उपनयन संस्कार होता था। तो DSSB में 2018 में ये क्वेश्चन आया था, उपनयन संस्कार क्या होता है? तो उपनयन संस्कार वो होता है जब एक बच्चा या बालिका या बालक, नो मैटर, लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता था, लड़का भी शिक्षा ग्रहण करते थे उस टाइम पे, लड़की भी, है ना। तो जब उनका क्या होता था, जब उनको स्कूल भेजते हैं ना, मतलब एक स्कूल वाली शिक्षा की उनकी एज हो जाती है कि हाँ ये बच्चा अब शिक्षा ग्रहण करने के लायक है, इतना बड़ा हो गया है, तो उसका उपनयन संस्कार करा जाता था। और उपनयन संस्कार करने के बाद उसको भेज दिया जाता था गुरुकुल, जा भाई तू पढ़ ले, या बहन तू पढ़ ले, तू अब पढ़ने के लायक हो गई, तू पढ़ जाके। तो इसको बोला जाता है उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार क्या होता है? बेसिकली बच्चे को टीका वीका लगा करके भेज दिया जाता है, या कुछ समथिंग, कुछ रिचुअल होता होगा उपनयन संस्कार। तो ये है कि जब बच्चे की एज शिक्षा के लायक हो जाती है, मीन्स उन्होंने कुछ एज डिस्क्राइब करी होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो बुक में कुछ मेंशन नहीं है। तो जब बच्चे की वो एज पूरी कर लेता था तो उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। और उपनयन संस्कार से अभिप्राय यही है कि बच्चा पढ़ने के लायक हो गया, ठीक है। तो ये उपनयन संस्कार होता था। और लड़का और लड़की दोनों ही इक्वल में शिक्षा ग्रहण करते थे। और आपकी बुक में थोड़ी सी नाम दिए हुए हैं, विदुषी महिलाएं। विदुषी महिलाएं मतलब जो बहुत पढ़ी लिखी होती है, तेज बुद्धि, जिनकी बहुत कुशाग्र बुद्धि होती है वो। तो उसमें गागरी है, गार्गी, विदुषी, बहुत सारी लेडीज के नाम दिए गए हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ, इन केस अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, हम छोड़ के ना आए, क्योंकि अब हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, सब पढ़ना है, नहीं पता हमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा और द्रौपदी, ठीक है, 5 महिलाओं के नाम दिए हुए। ये विख्यात विदुषी थी महिलाएं, जैसे गार्गी, अयत्री, कौशल्या, तारा और द्रौपदी, ठीक है। और गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था, जैसे सुबह जो है गुरु उनको पढ़ाता था बच्चों को, फिर उसके बाद उनको सारे काम खुद ही करने पड़ते थे, चाहे वो क्षत्रिय का बेटा हो, चाहे वो राजा का बेटा हो, किसी को भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी। सारे बच्चों को जो गुरु है वो एक नजर से देखता था, मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती थी। टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर होते थे, ठीक है, वो चाहे राजा का बेटा हो या फिर किसी क्षत्रिय का बेटा हो, शूद्र का बेटा हो, सब बराबर है। अगर और इनका मेन मुख्य जीविका चलाने का साधन क्या होता था? देखो इतने सारे लोग, गुरुकुल है, एक गुरु है, ठीक है, गुरु रह रहा है वहां पे, और इतने सारे बच्चे रह रहे हैं, तो उनको डेली के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उनको कम्युनिटी फूड चाहिए रोज खाने के लिए। तो इनकी आय का मुख्य साधन क्या होता था कि ये लोग भीख मांग करके अपना काम चलाते थे। मीन्स की जब इन्होंने सुबह देखो उठे, अपना जो डेली का काम है वो करा, टीचर ने इनको पाठ पढ़ाया, इसके बाद जो भी इनके नाश्ते या खाने का होता था, तो ये क्या करते थे, सारे जाते थे भीख मांग करके लाते थे। उस मांगने पर उनको जो खाना मिलता था उसको ही खाकर ही अपना गुजारा चलाते थे, ठीक है। हो सकता है कभी इनको ज्यादा मिल जाए तो उन्होंने अगले दिन के लिए रख ला, हो सकता है कि कभी इनको मिले ही ना तो ये भूखे पेट सोते थे। तो ऐसा मोस्टली हर बच्चे के साथ होता था, ठीक है। उसी में से गुरु भी सेम काम ही करता था, उस टाइम पे ये करता था, ठीक है। और गुरुकुल, अब गुरुकुल को चलाने के लिए देखो बहुत सारे फंड की जरूरत होती है ना। गुरुकुल है, उसकी मेंटेनेंस देखनी है, बच्चों का रख रखाव करना है, जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वो सारी चीज करनी है। तो गुरुकुल का मेन आय का साधन क्या होता था? तो जैसे कि कोई राजा है, तो राजा खुश हुआ कि भाई ये टीचर तो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, बहुत जहर से पढ़ा रहा है, बहुत, गुरुकुल में थोड़ा सा उन्हें दान दे दिया, सोना चांदी या कुछ भी दान दे दिया। तो एक तो मुख्य साधन ये होता था। दूसरा, जब कोई भी बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेता था, ठीक है, तो गुरु दक्षिणा दी जाती थी हर गुरु को, ये कंपलसरी था। और उसमें भी गुरु डिमांड भी कर सकता था और उनकी मर्जी भी थी बच्चों की कि वो गुरु दक्षिणा में क्या दे रहे हैं। वैसे तो टीचर डिमांड कर लेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, तो बच्चे को देना पड़ता था। बट हो सकता है मान लो कभी गुरु बहुत ज्यादा लालची हो जाए, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाए, ना दे पाए, वो बहुत ज्यादा डिमांड कर ले और बच्चा ना दे पाए, तो क्या होता था,
गुरु की मर्जी होती थी, चाहे वो मांग ले या फिर बच्चा अपना एज अ गुरु दक्षिणा कुछ भी दे जाए। कभी किसी ने पैसे दे दिए, कभी किसी ने राशन दे दिया महीने भर का, या कुछ जो भी उसके पास है उसने वो दे दिया, तो गुरु दक्षिणा। तो दो मुख्य साधन थे उस टाइम पे गुरुकुल को चलाने के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में गुरुकुल चलाने के मुख्य साधन कौन से थे, और ऑप्शन भी देता है तो आप कर लोगे। एक तो राजा या किसी व्यापारी या फिर किसी के भी द्वारा दिया गया दान गुरुकुल को। सेकंड चीज, गुरु की गुरु दक्षिणा होती थी, वो भी एट दी सेमेस्टर ली जाती थी। सेमेस्टर भी क्यों, जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता था, पूरा कोर्स सब कुछ खत्म हो जाता था, पूरी शिक्षा बच्चों को मिल जाती थी, तो एट दी एंड जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के साथ ही गुरु को कुछ दक्षिणा दी जाती थी, वो गुरु दक्षिणा होती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे मुख्य साधन थे। और इसमें क्या है, गुरु की अवधारणा क्या थी, देखो उस टाइम पे गुरु को माता पिता के बाद अगला दर्जा जो दिया जाता था ना, वो गुरु को दिया जाता था। मीन्स उस टाइम पे गुरु की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। आपने वो श्लोक भी सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है वो श्लोक। तो ये श्लोक आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप इससे पता लगाओ कि भाई एक टीचर उस टाइम पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि माता पिता के बाद अगर बच्चा किसी की बात मानने के लिए बाध्य है तो वो सिर्फ टीचर है। ठीक है, वो टीचर के आगे उसको झुकना है, टीचर की बात माननी है, सारी चीज टीचर से रिलेटेड थी। और इसी पैराग्राफ में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं टीचर से रिगार्डिंग, कि टीचर का भी क्या उद्देश्य बनता है कि बच्चों को एक बराबर लेना, समझाना। और उस टाइम पे आपको पता है गुरुकुल में रटंत प्रणाली होती थी, मतलब रोड लर्निंग सिस्टम चलता था। रोड लर्निंग पता है ना, जैसे हम बोल रहे हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और भाई बच्चों को ऐसे रटवा दे रहे हैं, तो ये क्या रटने वाली प्रणाली है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता 2 एकम 2 क्या, 2 दूनी 4 क्या, उसको नहीं समझ में आ रहा है, ये रोड लर्निंग है। तो उस टाइम पे क्या करता था टीचर, क्या करते थे, मान लो कोई श्लोक है, कोई पाठ है, तो वो टीचर को रटे हुए होते थे, और वो एज इट इज बच्चों को वहां पे लिखना विखने का तो देखो पहले कुछ होता नहीं था, तो वो एज इट इज जो है ना बच्चों को याद करने के लिए दिए जाते थे। पहले 2 से 3 से 4 बार टीचर जो है उनको बोलता था, फिर सेम टू सेम बच्चे उनके पीछे दोहराते थे और उसको फिर अपनी मेमोरी में रखते थे, याद करते थे। ठीक है, अगर जो बच्चा उसको पूरा एज इट इज जैसा टीचर ने बोला है पूरा सुना देता था, या 2 3 4 दिन तक याद रख लेता था, तो उसकी देखो वो इंटेलिजेंट माना जाता था, और जो भूल जाता था तो उसको कुछ पनिशमेंट दी जाती थी, या जो याद नहीं रख पाता था कहते हैं कि वो काम चोरी कर रहे हैं। जबकि बात क्या होती है, अभी आज के टाइम पे हम देखें तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा हो सकता है इंटेलिजेंट हो, कोई स्लो लर्नर्स हो, कोई बिल्कुल डम हो सकता है, ये उस पर डिपेंड है। बट ये सारे कॉन्सेप्ट अब उस टाइम पे नहीं थे, तो उस टाइम पे क्या थी, रटन प्रणाली थी। तो ये सारा इस पैराग्राफ में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुरु की भूमिका। गुरु की भूमिका क्या होती थी, वही सारे बच्चों को एक पैमाने में देखना, एक नजर में रखना, किसी के साथ पार्शियलिटी ना करना, मेक श्योर करना कि कोई बच्चा उनके रहते भूखा पेट ना सोए, खाली पेट ना सोए, और कोई भी बच्चा जो है ज्यादा वस्तुएं संचित ना करे। मीन्स किसी को होता है ना, जैसे कि मान लो, जैसे कि उनको बोला जाता था कि आप इतना खाना मांगो जिससे आपके पेट भर जाए, क्योंकि कल अगले दिन खाने के लिए हम दोबारा मांगेंगे, अगले दिन खाने के लिए हम दोबारा मांगेंगे। बट टीचर क्या है, वो बच्चे से एक्सपेक्ट करेगा कि आप ज्यादा संचित ना करो। मीन्स कोई बच्चे होते हैं ना ज्यादा ग्रेडी हो, कि मतलब मुझे ज्यादा खाना मिल गया तो मैं कल के लिए भी रख लूं, परसों के लिए भी रख लूं, या आलस ना करें, जैसे कि 2 से 3 4 दिन का खाना इकट्ठा करके रख लिया, और एक दिन ही भीख मांगने गया, अगले दिन गया ही नहीं, अगले दिन मांगने गया या भीख मांगने, जो भी है, भीख मांगने वर्ड आपकी इसमें लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, वो मांगने गया, एक दिन गया और 3 से 4 दिन वो उसी खाने से काम चला ले, फिर वो चौथे दिन मांगने जाए। तो ये सारी चीजें ना करे, ये सारा काम था उस टाइम पे गुरु का। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे एडवांस हो जाते हैं, यहाँ पे बोले अध्यापक की विशेषताएं। अब आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में जो गुरु की भूमिका है, जो गुरु की अकाउंटेबिलिटी है, वो चेंज होकर के टीचर में बन गई है। टीचर का रोल, टीचर की विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें आपको एक पूरे पेज पे टीचर की विशेषताएं दी गई है, कि टीचर के आज के टाइम पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, या एक वर्ड शुड बी टीचर, मतलब एक टीचर किस तरीके का होना चाहिए आज के टाइम पे, वो लिखे हुए हैं कि टीचर ऐसा हो वैसा हो। तो ये उस टाइम पे कंपैरिजन नहीं किया हुआ, जो हम लास्ट टाइम में प्राचीन भारतीय शिक्षा पढ़ रहे करीब 600-700 ईस्वी पूर्व की, ईसा मसीहा के जन्म के बाद की, वो नहीं, ये आज के टाइम की है कि अध्यापक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट अलग से ऐड किया हुआ है कि जो आज का टीचर है वो जो हमारा आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे यूज टू होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि मतलब टीचर अपनी पुरानी चीजों से पढ़ाता हुआ आ रहा है तो एकदम से कोई नई टेक्निक आ जाती है तो उसको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो और ये दबाव भी नहीं दिया गया है कि टीचर को वो सीखना ही सीखना है। बट यस, ये जरूर पॉइंट हाईलाइट करके लिखा हुआ है
कि एक टीचर को हमेशा रेडी रहना चाहिए नई नई चीजें सीखने के लिए, नई नई चीजें एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है तो जितना टीचर उसमें अपना योगदान दे सकता है उसको देना चाहिए। मीन्स कभी भी किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। स्पेशली ये चीज आईसीटी के लिए लिखी हुई है। देखो जब ये एनआईओएस की बुक बनी होगी तब कोरोना का कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल ये चीज लिखी हुई है। तो हम ये सोच सकते हैं कि कितनी जरूरी होगी आईसीटी आज के टाइम पे, जो बुकें इतने सालों पहले ही मेंशन कर रही है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आईसीटी की वजह से ही कोरोना टाइम में कोई भी काम पॉसिबल हो पाया। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन से लेकर वर्क फ्रॉम होम से लेकर एनीथिंग, सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? आईसीटी की वजह से। अगर आज के टाइम पे आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती या इतने सारे काम नहीं कर रही होती तो कुछ भी नहीं हो पाता, है ना। तो हमें आईसीटी हमारे लिए भी जरूरी है, तभी हमारे सिलेबस का भी एक पार्ट है। बहुत अच्छे से हमें आईसीटी के बारे में पूरे 4 चैप्टर पढ़ने हैं, पूरा एक ब्लॉक है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आईसीटी में हमें अनुप्रयोग करना चाहिए, समय समय पर सारा पढ़ना चाहिए। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं कि देखो इसकी अध्यापक की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रौद्योगिकी चुनौतियों के फलस्वरूप अध्यापक के लिए नई भूमिकाएं सृजित हुई हैं। आपको पता है जैसे जैसे नई तकनीक आ रही है तो टीचर को ई कल्चर का विकासक तथा पोषक होना चाहिए, नेटवर्कर होना चाहिए, अधिगमकर्ता होना चाहिए, टेक्नो पेडागोजी आनी चाहिए। मीन्स ये सारी टेक्निकल चीजों से रिलेटेड है, आईसीटी से रिलेटेड ही उसके ये है। मूल्यांकन करता होना चाहिए, क्रियात्मक शोध करता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें टीचर को आनी चाहिए। ठीक है, टीचर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और एक अध्यापक की विशेषताएं क्या होती है? तो देखो परिवर्तनशील समाज, जैसे जैसे समाज बदल रहा है टीचर को भी अपने आप में परिवर्तन करने चाहिए। आजकल का जो है संयोजित तथा ज्ञान आधारित समाज, आज का जो समाज है वो रटंत मेमोरी से हट करके ज्ञान आधारित समाज हो गया है। ठीक है, नॉलेज सोसाइटी, नॉलेजेबल सोसाइटी हो चुकी है। तो ज्ञान पर ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि रटने के। ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो बच्चे चीजें सीख रहे हैं ना उनको वो आए, बजाय कि उनको रटवाने के। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सृजनात्मक होना चाहिए, टीचर को बहुत पोलाइट होना चाहिए, टीचर में पेशेंस होनी चाहिए, टीचर मल्टीटास्किंग होना चाहिए, और टीचर को पंचुअल होना चाहिए, टीचर को बच्चों के सामने अपना आइडियल बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जो है टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक पॉइंट है कि टीचर को ना 3 आर में परफेक्ट होना चाहिए। 3 आर, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। इसको 3 आर से डिनोट किया गया है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। यानी टीचर को एक अच्छा रीडर होना चाहिए, राइटिंग एक अच्छा राइटर होना चाहिए, और अर्थमेटिक यानी मैथ्स पे टीचर की कमांड होनी चाहिए। मैथ्स इन द कमांड की ये नहीं कि 5वीं का टीचर है हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो 12th के क्वेश्चन सॉल्व कर दे, नहीं। अर्थमेटिक का मीनिंग है जो नॉर्मल हमारी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, उसमें टीचर अच्छा होना चाहिए। और बहुत सारे तरीके आने चाहिए टीचर को, ताकि वो बच्चों को और अच्छे से सिखा सके। ठीक है, उनसे यूज टू होकर के, उनसे फ्रेंडली बन करके उनको सिखा सके सारी चीजें। ठीक है, ये जो सारी चीजें अभी हमने पढ़ी ये थी हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा। ठीक है, कि बहुत टाइम पे पहले जाकर के हमारी शिक्षा कैसी थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पूर्ण स्वतंत्रता काल, जो कि था 1833 से 1947 तक। पूर्ण स्वतंत्रता काल इन द सेंस कि जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर रूल था, अंग्रेज थे, तो उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया था, बट वो सिर्फ दिखावा था। एक्चुअली में वो अपने लिए करना चाहते थे, अपने लिए चीजें थोड़ा इजी करना चाहते थे, अपने फायदे के लिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, बेसिकली बात ये थी। बट अभी हम पढ़ने वाले हैं कि पूर्व स्वतंत्रता काल की, जब हम आजाद नहीं हुए थे तब से लेकर के आजाद होने तक अंग्रेजों ने क्या क्या चीजें यहाँ पे लाई, या कौन कौन से कमीशन या कौन कौन से रिपोर्ट या कौन कौन सी घोषणा पत्र यहाँ पर आए। ठीक है, हमने उनको डिटेल में पढ़ना है और उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए क्या क्या करा था। तो ये 1833 से 1947 का काल है। 1833 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो मकाले मिनट्स है 34 में ये इंडिया आया था, लॉर्ड मैकाले। अभी अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसने यहाँ पर सबसे पहले आकर के बोला कि हाँ हमें इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, बट सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड है 1833 से 1947 का है। ठीक है, इससे पहले भी 1818 में 1819 में या 1818 में आपने पढ़ा होगा ना, एक रिपोर्ट थी, उनने भी बोला था कि हमें पढ़ाना चाहिए, बट वो सिर्फ ना ओरली था, उस पर कोई भी साइन वगैरह या कुछ भी नहीं हुए थे। उसमें लिखा गया था कि हमें हर साल 1 लाख रुपए लगाना चाहिए इंडियंस को पढ़ाने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन करोड़ों में थी। ठीक है, सिर्फ बंगाल का जो एरिया ना हमारा, उसी में ही 8 करोड़ लोग रहते थे उस टाइम पे।
और हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कुछ 23 करोड़ 24 करोड़ थी, और वो लोग 24 करोड़ लोगों पर 1 लाख रुपए खर्च करने को रेडी थे, वो भी हर साल 365 दिन में 1 लाख रुपए। वो भी उन्होंने चीज बोली थी, खर्च नहीं करी थी, और वो कहीं रिटर्न में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते। बट यहाँ से ये जो सारी चीजें हैं ये रिटर्न में लिखी हुई है, हमारे पास इनके प्रूफ है और ये सारी चीजें हुई है, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया था हमारा मकाले मिनट्स 1835 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। आप कुछ याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो ईयर है ना, इनके जो आने की ईयर, ये डेफिनेटली आपको रटे हुए होने चाहिए कि कब आए, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, और DSSS में सीधे डेटाबेस क्वेश्चन आ रखा है कि मकाले मिनट्स कब आया था। मकाले मिनट्स को हम बोलते हैं कि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये आया था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी है, तो मैकाले, लॉर्ड मैकाले इसका आंसर था। और सेम दिन में अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कब आई थी, तो 1835 में। ठीक है, तो चलो मैकाले मिनट्स की स्टोरी जानते हैं क्या हुआ था। देखो ये 1830 के आसपास की बात है। यहाँ पे उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है, आपको पता भी होगा कि राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, अच्छा काम करा था, बट वो भी इन्होंने अपने फायदे के लिए करा था। उसके बाद क्या हुआ, विलियम बेंटिक जब यहाँ पे थे ना, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं थे हम पढ़े लिखे तब भी बहुत थे, बट दिक्कत क्या थी कि हम जो पढ़ते थे, जो हमारी शिक्षा थी वो अंग्रेजों की शिक्षा से अलग थी। ठीक है, अंग्रेज लोग अंग्रेजी जानते थे, फ्रेंच जानते थे, तो उनके काम उन्हीं चीज में होते थे, लेकिन हम इंडियंस को वो चीजें नहीं पता थी। ठीक है, हम उनमें नहीं कर पाते थे, तो हम थे तो इनके गुलामी, हम अंग्रेजों के अंडर ही तो काम करते थे। तो इनको लगा कि भाई हम तो, ये लोग तो ठीक से काम करते ही नहीं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, इन्हें ना पढ़ाओ। ठीक है, इन्हें पढ़ाओ और इतना पढ़ाओ कि ये हमारे काम आ सके, सिर्फ हमारा काम करें, क्योंकि हम उनके गुलाम थे, तो जैसा वो बोलेंगे हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें शिक्षा की जरूरत थी। तो विलियम बेंटिक ने बोला भाई इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया की, भाई देखो ऐसी ऐसी दिक्कत है, कुछ करो। तो उन्होंने भेजा लॉर्ड मैकाले को 1834 में। ठीक है, 1834 में लॉर्ड मैकाले भारत आया और उन्हें यहाँ की अच्छे से ऑब्जर्वेशन करी कि भाई यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कितनी पढ़ी लिखी है क्या नहीं। तो उसने बोला कि भाई इसको शिक्षा विक्षा के लिए कुछ तैयार करो, कुछ आप कर सकते हो यहाँ के लिए, लोगों के लिए, तो आप करो प्लीज उसको। तो इनने बोला। ठीक है, फिर लॉर्ड मैकाले की बहुत फेमस लाइन है, आप पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि लाइन किसने बोली है। तो लॉर्ड मैकाले ने बोला था कि हमें ना ऐसी जनता तैयार करनी है, या हमें ऐसे इंडियंस तैयार करने हैं जो देखने में, दूर से देखने में या देखने में तो इंडियंस हो, लेकिन अंदर से जो हो ना वो अंग्रेज हो। मीन्स कि वो अंदर से तो अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी सभ्यता पढ़े, अंग्रेजों का गुणगान करे, पर दिखने में सिर्फ भारतीय हो। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है और ये DSSS के पेपर में आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा फेमस है इसकी। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, कि जो खून से और रंग से तो भारतीय हो, परंतु अपनी रुचियों से, अपनी थिंकिंग से, अपनी नैतिकता से, बुद्धि से अंग्रेज हो। ठीक है, तो इसी ने ये सारी चीजें बोली थी। और जो हम आज तक पढ़ते रहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को डालो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, तो वो सब कहाँ की देन है, वो इस मकाले मिनट्स की देन है। ठीक है, इस मकाले, जो लॉर्ड मकाले आया था, इसने ऐसा करा कि सब कुछ इंग्लिश कर दिया। और इवन हम आज भी फ्रीडम हो गए हैं। देखो 1835 है, 2022 चल रहा है, 23 आने वाला है, 200 साल करीब होने वाले हैं, बट स्टिल हम इस चीज से बाहर नहीं आ पाए। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश। कोई अगर मान लो एक दो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज बराबर है, बट अगर लैंग्वेज डिफरेंस है, एक को वही नॉलेज हिंदी में है और एक को नॉलेज वही इंग्लिश में है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ना। इंग्लिश वाले को समझा जाता है बहुत हवा है, इंग्लिश में बोलता है, इंग्लिश आती है, जबकि नॉलेज भले उसको कम हो। बट ये जो लॉर्ड मैकाले जो चाहता था, इसने वो अपना काम करा। इवन आज तक हम वो चीज फेस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जबकि आप कहीं भी चले जाओगे, चाइना में मैड्रिड बोली जाती है, इंग्लिश में इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, रूस में रशिया बोली जाती है। ठीक है, सब अपने अपने देश की लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया में लोग रह करके हिंदी बोलना है, इंडिया वाले लोग इंडिया में रह करके हिंदी बोलने को बड़ा शेम समझते हैं, कि बहुत शर्म की बात है कि हम इंडिया में रह के हिंदी बोल रहे हैं, जबकि हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, फिर भी काफी सारे लोगों को उसको बोलने में शर्म आती है, जबकि सारे देश सिर्फ अपने यहाँ की लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मेंटेलिटी, ये मानसिकता चली आ रही है 200 सालों से, जो लॉर्ड मैकाले यहाँ पर बना करके गया था। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने ये बोला। ठीक है, और एक लॉर्ड मैकाले की स्टेटमेंट क्या थी
उस टाइम पे देखो हम लोग बहुत समृद्ध थे, बहुत रिच थे। इवन हमारा बहुत 200 300 सालों पुराना साहित्य था, बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारी पुरानी, जैसे तुर्जु के जहांगीरी, आईने अकबरी, हुमायूं नामा, बहुत सारी बुक हमारे पास रखी थी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये जो लॉर्ड मेकाले था ना, इसने पता है क्या बोला कि जो यूरोप की एक बुक है, यानी इंग्लैंड वालों की कोई भी एक बुक ना, पूरे इंग्लैंड से, पूरे इंडिया वालों की सारी बुकों से बहुत अच्छी है। मीन्स कि हमारी सारी बुकें, जितनी भी बुकें इंडिया में उस टाइम पे बनी है, वो सब बेकार है, लेकिन इंग्लैंड वालों की एक बुक या एक लाइब्रेरी उन सबके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है। इन्होंने अभी हमारी हुमायूं नामा ले जा करके अपने म्यूजियम में रखी हुई है, अगर वो इतनी बेकार है तो वापस दे दो, है ना। बट नहीं, ये सब कहने की बात थी, बट इसको स्टेटमेंट दिया था उसने, तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है। मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ के बता देती हूँ, कि मुझे लग रहा है डर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना, हमें आना चाहिए, कहीं से कुछ रह ना जाए। मेकाले ने क्या तुलना करी, देखो उसने बड़े ही घमंड या दर्द से ये झूठा दावा करा कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी, मतलब एक लाइब्रेरी की उनकी सिर्फ एक अलमारी सारे भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है, यानी भारत और अरब में जितने भी साहित्य हैं उन सबसे अच्छी है। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या था, लॉर्ड मेकाले क्या था, ये जर्नल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था। ठीक है, जर्नल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था, इसको बुलाया गया, ये 1834 में आया। फिर इसने मेकाले मिनट्स से अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, इसको मेकाले मिनट्स बोला जाता है, या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोला जाता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी इसने कब, 1835 में। भारत आया था 1834 में, बात इसने जनरल विलियम बेंटिक ने करी 1833 में, ये 34 में आया, इस कमेटी का चेयरमैन था। अपनी रिपोर्ट कब दी, 1835 में, और क्या नाम दिया इसको, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं कि इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बकवास करा था। ठीक है, इसने क्या बकवास करी इसमें, कि इनको इंग्लिश पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। अभी अंग्रेजी क्या है, प्री प्राइमरी से या प्राइमरी से इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट हो गई है। बट आप लोगों को पता ही होगा, वैसे तो आपके मम्मी पापा ने इसी सिस्टम में एजुकेशन ली होगी। जब हमारे मम्मी पापा पढ़ते होंगे ना, तो जो इंग्लिश है वो 6th क्लास से स्टार्ट की जाती थी। और जो थोड़े से पिछड़े राज्य थे उस टाइम पे, जैसे राजस्थान, बुंदेलखंड, इसमें कॉलेज के टाइम से एबीसीडी पढ़ानी स्टार्ट की जाती थी। उनको वहां पे पहले उनके स्टेट की लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद 6ठी क्लास से या 8वीं क्लास से इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट की जाती थी। तो ये किसकी देन थी, लॉर्ड मेकाले की। लॉर्ड मेकाले ने क्या कहा, इनको जो बेसिक एजुकेशन है वो अपनी लैंग्वेज में लेने दो। ठीक है, इसके बाद क्या है, लोग पढ़ लिख के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लायक बन जाएंगे, मीन्स उन्हें समझ में आने लगेगा, मतलब वो चीजों को कैच कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। फिर उनको क्या करो, अपनी लैंग्वेज में शिक्षा देना स्टार्ट करो, उनको अपने तरीके से पढ़ाओ। तो उसने एक तो ये काम करा। ठीक है, और एक काम इसने क्या करा कि सारी एजुकेशन जो है ना इंग्लिश में करो, इंग्लिश पढ़ाओ। जो इनको पूरे भारत को इन्होंने इंग्लिश में शिक्षा देना स्टार्ट नहीं करा, पूरे उन्होंने क्या करा, उनको ज्यादा लोग चाहिए तो पहले तो प्राइमरी में वैसी एजुकेशन, फिर 6ठी से 8वीं से 9वीं से इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करो। बट कुछ ऐसे लोगों का तबका जिनको ये चाहते हैं कि ये इनके अंडर आके काम करे, इन्होंने स्टार्टिंग से नर्सरी से या फिर कह लो प्री प्राइमरी से या फर्स्ट से इंग्लिश में शिक्षा देनी स्टार्ट करी, जो ये चाहते थे कि इनके अंडर आकर के काम करें। यहाँ पे इसके लिए इन्होंने मिशनरी स्कूल भी खोले थे, और मिशनरी स्कूल में उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाता था जो आगे जाकर के अंग्रेजों के गुलाम होने वाले थे, मीन्स अंग्रेजों के अंडर ही काम करने वाले थे। तो मिशनरी स्कूल में अंग्रेजों के जो बच्चे होते थे, मीन्स देखो बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पे आकर के रह रहे हैं ना, तो वो अंग्रेज हमसे ऊपर समझते हैं अपने आप को, तो हमारे बच्चों के स्कूल में तो पढ़ेंगे नहीं, तो इनके लिए मिशनरी स्कूल चलाए गए थे, मिशनरी स्कूल खोले गए थे। उन मिशनरी स्कूलों में उन भारतीयों को एडमिशन दिया गया था जिनको ये लोग पूरी तरीके से अंग्रेज बनाना चाहते थे। ठीक है, ताकि ये आगे जाकर के उनके काम में हेल्प करे। तो उन सिलेक्टेड कुछ लोगों को पूरे का पूरा इंग्लिश बनाने के लिए ये इंग्लिश में एजुकेशन देते थे। तो बहुत सारा इन्होंने घपला करा था, और जब से इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश हुआ है, इंग्लिश ये है वो है, देखो नो डाउट कि इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो अगर हम कहीं भी जाते हैं बाहर, फॉरेन अगर हम कभी भी जाते हैं कहीं भी, तो दूसरों से कम्युनिकेट करने का हमारे पास क्या जरिया हो सकता है, वो इंग्लिश, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह आपको इंग्लिश बोलते हुए लोग दिख जाएंगे। ठीक है, बट अपनी ही भाषा को उससे कम समझना फिर वो गलत बात है। ठीक है, सेकेंड चीज, लैंग्वेज को ना बैरियर नहीं समझना चाहिए। लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का। ठीक है, तो इसको बैरियर बना दिया गया इंडिया में ना, एक बैरियर बना दिया। अगर इंग्लिश आती है तो भाई तुम्हें सब आता है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें कुछ नहीं आता। अभी भी आपको पता है इंटरव्यू में AEES के इंटरव्यू इंग्लिश में होंगे, क्यों, नेशनल लेवल पे इंग्लिश को मीडियम बनाया गया है बोलने का, बातें करने का। तो वो हिंदी भी तो हो सकती थी, हम अपने सारे स्टेट के लोगों को हिंदी भी तो
कर सकते हैं ना सिखाने के लिए। जब यहाँ के 67% लोग हिंदी बोलते हैं तो हम वो भी तो कर सकते थे, बट नहीं इंग्लिश। क्यों? क्योंकि मेंटेलिटी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी टाइम पे इंडिया में चली थी एक बुनियादी शिक्षा, मैंने बस नाम लिख दिया क्योंकि जब ये लागू हो रही थी, जब इसके ऊपर काम करा था ना, गांधी जी ने बीच में धावा बोला था कि हम तो इसमें पढ़ेंगे, हम तो इसको करेंगे, ठीक है। बट अब इसको अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा है बुनियादी शिक्षा, गांधी जी लेकर के आए थे। बट ये सारा काम चल रहा था और था कि इंग्लिश में एजुकेशन देना है, इंग्लिश में पढ़ाना, ये सारी चीजें थी, ठीक है। 1835 की बात है, हो गया। धीरे 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 करके 20 साल बीते। 20 साल में इसने बहुत रफ्तार पकड़ ली थी, बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम होने लगा था। फिर इसके बाद सेकंड आया वुड्स डिस्पैच। एक वुड नाम का आदमी था, उसने अपना ये दिया, इसको बोला जाता है वुड डिस्पैच, ठीक है। ये 1854 में आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 33 में बुलाया, 34 में आया, रिपोर्ट कब थी? 35 में, फिर आ गए 54 में, ठीक है। 1854 में वुड डिस्पैच आया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको उस वाली शिक्षा का मेघना काटा बोला जाता था। जैसे जैसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता था, इसे मेघना काटा बोला जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेघना काटा। पता है क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताया था, बट अब आप लोग बताओ मेघना काटना क्या होता है, मतलब इसे मेघना काटा क्यों बोल रहे हैं, या जो मेघना काटा है क्यों बोला गया, इसका मतलब क्या होता है। बहुत समझ गए होंगे वैसे आप इसका मतलब क्या होता है, बट आप लोग अभी गूगल करो कि मेघना काटा क्या होता है और आप वो बताओ कमेंट करके कि क्या होता है मेघना काटा, ठीक है। अब मेघना काटा इसको क्यों बोला गया वो आपको पता चल जाएगा गूगल से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसने काम क्या क्या करे थे। देखो काम करे, इसने बहुत सारे काम करे, तभी इसको ये बोला गया। बाकी इसका मीनिंग जरूर देख लेना, हो सकता है मेघना काटा का मीनिंग क्या होता है पेपर में आ जाए, तो प्लीज कमेंट करके बताओ। इन्हें क्या करा उस टाइम पे ना, पहली बार 3 यूनिवर्सिटी खुली थी, ठीक है। पहली बार अगर इंडिया में कहीं भी यूनिवर्सिटी खुली थी किसी की भी वजह से, तो वो वुड डिस्पैच के अंदर खुली थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, और ये खुली थी 1857 में, ठीक है। 1857 में 3 जगह यूनिवर्सिटी खुली थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। सबसे पहले खुलने वाली यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता, तो सबसे पहले कलकत्ता में यूनिवर्सिटी हुई, साथ में बॉम्बे और मद्रास में भी खुली, बट सबसे पहले बनके कलकत्ता की स्टार्ट हुई थी, वहां पे शुरू हुई थी, ठीक है। तो वो किसकी वजह से? वुड डिस्पैच की वजह से। फिर सेकंड चीज, इसने ना सारे स्कूल पे ध्यान दिया। अब तक ये जो आए थे इन्होंने स्कूलों की शिक्षा बस अगर इंग्लिश पढ़ाओ करा, इनने सारे स्कूलों पे शिक्षा करा, सारे। जैसे कि प्राइमरी स्कूल, मीडिएटरी स्कूल में ऐसा होना चाहिए, इंटरमीडिएट में ऐसा होना चाहिए, उन पे थोड़ा बहुत इसने काम करा, ठीक है। इसने बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा स्टार्ट करा, इसने बहुत सारी शिक्षा देनी स्टार्ट करी। और सबसे बढ़िया इसकी बात पता है क्या थी? इसने ना स्टेट्स के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी स्टार्ट करी। जैसे कलकत्ता में है, बंगाली लोग ज्यादा बोलते हैं, उनका कल्चर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे ऑब्जर्व करा, तो वहां पे उस तरीके की रिपोर्ट पे काम करना चाहिए। मद्रास में देखा कि लोग तमिल बोलते हैं ज्यादा, जो भी चीज है वहां के अकॉर्डिंग देखा, वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग वहां की एजुकेशन इन्होंने ऐसे रिपोर्ट बन के तैयार करी। लेकिन 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 देखो, जब हम कोई अच्छी काम करने जाते हैं तो लोग पीछे खींचने के लिए पहले आ जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, लोग 2 कदम 4 कदम पीछे और खींच देते हैं। बुरे काम के लिए कोई नहीं टोकता, लेकिन अच्छे के लिए बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। तो सेम यहीं पे हुआ, काम तो इसके बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा स्टार्ट करा, लेकिन प्रॉब्लम सबके साथ आती है। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ, जब वुड डिस्पैच ठीक तरीके से लागू ही हो रहा था, उसने जस्ट अपना काम करना स्टार्ट करा, अच्छे से प्रोग्रेस पे काम चल रहा था। हाँ, लग रहा था भाई 10 साल बाद 5 साल बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे इसने बस इंग्लिश पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, ये करा, यहाँ पे लग रहा था कि थोड़ा बहुत सुधार होगा, बच्चे पढ़ेंगे, स्कूलों की शिक्षा पे काम होगा। तभी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई। आपको याद होगी 1857 की क्रांति, मंगल पांडे को पहले फांसी दे दी गई थी, फिर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये सारी चीजों ने लोगों ने मिलके करी थी 1857 की क्रांति। तो वहां से क्या करा, जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने EIC कर दी खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दी खत्म, और सारी सीधे सत्ता सौंप दी गई महारानी ब्रिटेन के हाथ में। महारानी ब्रिटेन के हाथ में सत्ता सौंप दी गई। तो अब हुआ क्या, दिक्कत कहाँ हुई? ये जो चीजें थी ना, वुड डिस्पैच, ये EIC ने स्टार्ट करी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट करी थी ये सारी चीजें। जब वही खत्म हो गई तो इस पे कौन काम करेगा, इसके लिए कौन पैसा खर्च करेगा, इसके लिए कौन मेहनत करेगा? कोई भी नहीं करेगा, छोड़ गया, खत्म हो गया, चला गया, हट गया। तो इसका काम जो है ना बहुत धीरे 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 पड़ा, कुछ हुआ नहीं हुआ, जिस तरीके से सोचा नहीं हुआ। 1854 में 57-58 तक इन्होंने जो काम कर लिया, उसके बाद इसमें कुछ भी रिजल्ट देखने को या कुछ भी देखने को नहीं मिला। बाद में इवन कोई ये भी देखने नहीं आया कि जो वुड डिस्पैच था
इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या इसने काम करा भी या नहीं, किसी को याद ही नहीं, सब अपने अपनी में लग गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म कर दी थी ना, सीधे महारानी ब्रिटेन के हाथ में सौंप दी, और उनको लगा भैया जरूरत क्या है ये पढ़ाने की इनको, हमें तो वैसे भी कुछ नहीं समझते थे। आपको पता है इंग्लैंड वाले जब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, यहाँ से एक राजीव दीक्षित जी थे, वो इंडिया गए थे, सॉरी इंग्लैंड गए थे, तो पता है ये जो अंग्रेज लोग हैं उनके घर के बाहर क्या लिखा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कि मतलब जिस देश में ये रह रहे हैं, जिनके ऊपर रूल कर रहे हैं, हमें कुत्तों से भी बदतर हालत हमारी इन्होंने समझी हुई थी, कि मीन्स कुत्ते भी भले आ जाए उनके घर में, इंडियंस अलाउड नहीं होंगे, मीन्स इतना नीचा समझते थे हमें, ये लोग समझते थे कि वो गोरे हैं, हम हमारी तो सांवली है ही वो, तो ये हमारे ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, ये हमें सुधारेंगे, ये हमारे ऊपर रूल करेंगे, ये हमारे रूल करने के लिए हमारे ऊपर पैदा हुए। तो इतना गंदा इन्होंने हमें ट्रीट करा था उस टाइम पे, ऐसे समझा जाता था, बहुत गलत बात थी ये। खैर कोई नहीं। इसके बाद आया था हंटर कमीशन 1882 में, तो ये याद होना चाहिए कब आया हंटर कमीशन, 1882 में, ठीक है। हंटर कमीशन के ज्यादा कुछ काम नहीं थे, दो काम थे कि इन्होंने ना 10th के बाद स्ट्रीम को दो तरफ बांट दिया। 10th के बाद की बात है ये कि एक तरफ तो बच्चे आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी पढ़ना चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि पहले पता 12th के बाद क्या, 10th के बाद क्या होता था, कॉलेज। मुंबई वगैरह में आज भी शायद 10th के बाद कॉलेज हो जाता है, तो या मुझे नहीं पता, कॉलेज स्टार्ट हो जाता है 10th के बाद। इसको पहले जूनियर कॉलेज ही बोला जाता था, जब हमारे पापा पढ़ते थे, जब हमारी मम्मी पढ़ती थी, तो मेरे पापा ने भी ग्रेजुएशन की थी, तो पहले उन्होंने जूनियर कॉलेज करा था, तो मेरे को भी पहले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि जूनियर कॉलेज फिर कॉलेज, मैंने कहा 5 साल क्यों वेस्ट करे इसमें, जबकि वो जूनियर कॉलेज नहीं था, वो 11th 12th था। आज भी यूपी में सारे बच्चे जो 11th 12th करते हैं ना, वो स्कूल नहीं करते, वो कॉलेज करते हैं। तो उस टाइम पे हंटर कमीशन का मेन काम क्या था, 10th के बाद इसने दो जगह चीजें बांट दी, एक तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ये एक जो बच्चा है वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स में से जो ले उसके लिए पढ़ ले, और बाकी बच्चे यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाए, मींस हायर एजुकेशन अपनी करे 10वीं के बाद। यूजुअली पहले सिर्फ ऐसा होता था, बट यहाँ से दो हमारे को 3 चीजें मिल गई थी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, जो आज भी चली आ रही है। तो ये हंटर कमीशन की देन है, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स आज भी चली जा रही है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। 1882 तक कितने सारे आए थे स्कूल लेवल पर काम करने के लिए, ये स्कूल वाले सारे काम है जो स्कूल के लेवल पर हुए, बस यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी 3 खुली थी, ठीक है, बट ये भी स्कूल वाली शिक्षा के लिए था, ये रहा। अब यहाँ से जो हम आयोग पढ़ने वाले हैं, ये है विश्वविद्यालय आयोग, मीन्स की जो यूनिवर्सिटी लेवल के काम हुए ना उनके लिए आए हैं, ये यूनिवर्सिटी लेवल के आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। ये चीज ध्यान रखना, पहले यूनिवर्सिटी में हमारी 11th एंड 12th क्लास की शिक्षा भी आती थी। आप सोचो 12th के बाद सीधे ग्रेजुएशन वही यूनिवर्सिटी है, और फिर मास्टर्स और फिर बीएड, यही सब यूनिवर्सिटी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 10th और 12th की शिक्षा भी हमारी पहले इसमें आती थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आया था तो ये विश्वविद्यालय आयोग कब आया, 1902 में। किसी ने बोला गया कि भाई हमें काम करना चाहिए, कुछ विश्वविद्यालय पे पढ़ाओ, 10वीं 12वीं तक तो बच्चे घिसड़ के पढ़ के आए जाते हैं, उसके ऊपर की बच्चों को शिक्षा दो, ठीक है, उसके ऊपर का बच्चों को पढ़ाओ। तो उसमें सबसे पहले आया था सैडलर आयोग 1917 में, ठीक है। कब आया था सैडलर आयोग, 1917 में। तो इसमें क्या था, बीएसआई की स्थापना की गई थी, बीएस मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, याद कर लेना। सेंट्रल आयोग के अंतर्गत बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की गई थी। इन्होंने जूनियर कॉलेज की अवधारणा दी, मीन्स जो हमारी 11th और 12th होते हैं ना, इनको बोला कि ये जूनियर कॉलेज होंगे, यानी 10th + 2 हम लिखते हैं ना, +2 अभी भी आता है, 10th + 2 ग्रेजुएशन। तो इन्होंने जूनियर कॉलेज की अवधारणा दी, उनके बारे में इन्होंने 11th 12th वालों के लिए बहुत ज्यादा काम करा, जिसको हम यूनिवर्सिटी शिक्षा में लाते हैं। और जूनियर कॉलेज बोला, जो +2 था 11th और 12th को इन्होंने जूनियर कॉलेज बोला कि भाई ये तो जूनियर कॉलेज है, ठीक है, जूनियर कॉलेज है। फिर इसके बाद आई थी हमारी हर्टांग समिति, ये हंटर कमीशन अलग है, हर्टांग समिति अलग है, जो आई थी 1929 में, ठीक है। जब ये आई थी उसके 12 साल बाद आ गई है, 1917 से 1929 में, उसके 12 साल बाद आ गई है हार्टन समिति। इसका कुछ काम नहीं था ज्यादा, बट इन्होंने क्या करा, जो आफ्टर 12th की एजुकेशन होती है ना, उसके ऊपर जोर दिया। ऑब्वियसली आफ्टर 12th की एजुकेशन पे इन्होंने जोर दिया, तभी तो हम विश्वविद्यालय आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे की शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया। तो इसका जो सारा काम शुरू होगा वो कब होगा, 12th के बाद का। तो मीन्स 12th के बाद की एजुकेशन पे इन्होंने दिया, जब हम ये ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, वो सारी चीजें लेकर के आए थे। और इसमें क्या था, हार्टन समिति का मेन क्या था, इन्होंने बोला कि बच्चों को ना व्यापारिक क्षेत्र की तरफ भेजो, बच्चों को व्यापारिक क्षेत्रों की तरफ भेजो, क्योंकि हम क्या करते हैं 12th पढ़ा देते हैं, बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद क्या, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या, कॉलेज करने के बाद क्या, बच्चों का फ्यूचर क्या है। तो इस समिति ने बोला उनको व्यापारिक क्षेत्रों की तरफ भेजो। इनने ना सिर्फ बोला, काम वाम कुछ नहीं करा, बट हाँ ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हार्टन समिति का ना कहीं दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, इनने कुछ काम करा यानी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। बट यस, ये एक रिपोर्ट आई थी और इसमें ये लिखा गया था कि बच्चों को व्यापारिक क्षेत्रों की तरफ भेजो ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, उनको कुछ करने को मिले। ठीक है, एक थी हार्टन समिति। फिर आया था हमारा सप्रू समिति 1934 में। ये जो समिति है सिर्फ यूपी की समिति थी, प्रोविंस ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। पहले आपको पता है यूपी बहुत सारे स्टेट्स को मिलकर बनता था, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, यूपी पूरा, उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा, बिहार का थोड़ा सा था, उत्तराखंड तो पूरा ही पहले यूपी था, बहुत बड़ा हिस्सा था उत्तर प्रदेश का खाली, उसको प्रोविंस ऑफ यूपी बोला जाता था, प्रोविंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये सिर्फ बहुत ही बड़ा वो एरिया था हमारे पूरे भारत का। तो उसकी एक अलग से समिति आई थी, सप्रू समिति, ये सिर्फ उनके द्वारा ही दी गई थी। सप्रू समिति कब आई थी? 1934 में। ठीक है, प्रोविंस ऑफ यूपी का है ये, तो प्लीज इसको याद रखना, इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ। प्रोविंस ऑफ यूपी की ये थी, आई थी सप्रू समिति 1924 में। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? बेरोजगारी की जांच करना। इनने देखा कि भाई ये देखो, पहले हमारे एरिया में बेरोजगार आदमी कितने हैं। ठीक है, पहले इन्हें देखा कि बेरोजगार आदमी कितने हैं, फिर इन्हें देखा, हमें पता चल गया हाँ इतने बेरोजगार आदमी है, फिर उसके हिसाब से उनको काम देंगे हम। बोला ही था, देखो देता कोई नहीं है, पता नहीं ना जाने कितने रोजगारों बेरोजगारों के लिए कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितनी स्कीमें आती हैं, ना कुछ पता चलता है ना कुछ फायदा होता है। तो सेम उस टाइम पे भी ऐसे ही था। इन्होंने बोला कि सप्रू समिति ने पहले तो भाई बेरोजगारों की जांच करो कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, कितने बेरोजगार लोग हैं, इसके बाद फिर हम उनको काम देंगे। ठीक है, उसके हम काम देंगे। फिर ने एक चीज और जो बहुत अच्छी बोली, क्या थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को ना सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, उस डिग्री का ना कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को डिग्री के लायक तैयार कर रहे हैं, उनको जीवन के लायक तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि आगे जाकर के उन्हें पढ़ाना है, कमाना है, लिखना है, जो भी करना है वो इस डिग्री की मदद से कैसे करेंगे, है ना। बहुत अच्छी लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, जो सप्रू समिति की थी कि क्या है, इस समिति का निष्कर्ष ये था कि हमारी शिक्षा विद्यार्थियों को मात्र परीक्षाओं और डिग्री के लिए तैयार करती है, जीवन में किसी व्यवसाय के लिए नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि हम बच्चों को व्यवसाय के लिए तैयार करेंगे। तो इन्होंने कहा ऐसे पाठ्यक्रम करो जो विश्वविद्यालय डिग्री की ओर लेके जाते हो, और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण आरंभ कर दिया। मतलब जब 11th-12th में होंगे तभी से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देना आवश्यक कर दिया, और डिग्री का जो टाइम पीरियड था 3 साल कर दिया, उससे पहले 2 साल होता था। ठीक है, एक था फिर अबॉट वुड प्रतिवेदन रिपोर्ट 1937 में आई, इस पर विचार करा गया था 1935 में। 36 में इन लोगों के 35 में इन लोगों के पास विचार लेके गए ऑवर्ट, एक सर ऑवर्ट थे और ये सर वुड थे, 2 लोग। ये वुड देख रहे हो, ये वाला वुड, वुड से डिस्पैच है ना, अलग अलग है ये, इनको एक मत करना, ये अलग है। वुड डिस्पैच भी एक आदमी के नाम पर है और ये वुड अलग है। अबॉट वुड प्रतिवेदन क्या था? सर अवार्ड थे, सर वुड थे, इनकी रिपोर्ट आई थी 1937 में। इनको बुलाया गया था कि भाई कुछ काम करो, बच्चों को रोजगार वगैरह दो, पढ़ लिख नहीं रहे हैं बच्चे, ठीक से आगे नहीं बढ़ रहे, देखो जरा कुछ करो। तो कुछ नहीं था, बट इनका मेन इतना सा पैराग्राफ है आपकी बुक में भी, मेन क्या था? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक का नाम हम में से हर बच्चे ने सुन रखा होगा। आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम 10th और 12th के बाद कर सकते हैं। 10th के बाद पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, 12th के बाद तो जो बहुत सारे विषय हैं जो हमारा स्कूल कवर नहीं करते, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अलावा चौथी स्ट्रीम हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हम पॉलिटेक्निक के साथ जाते हैं तो हमें बहुतायत में बहुत सारे क्षेत्र मिलते हैं, बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी डिग्रियां हम कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक उनके लिए स्टार्ट की गई, जिसमें हम कृषि, इंजीनियरिंग, स्नातक, बहुत सारी चीजों के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो मेन इनका योगदान क्या था? पॉलिटेक्निक, जिसका यूज आज हम 2022-2023 में भी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन था पॉलिटेक्निक। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा आई हमारी फेमस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन, या जिसे हम वारदा स्कीम भी बोलते हैं, ये आई 1937 में। ठीक है, 1937 में जाकिर हुसैन वारदा स्कीम आई 1937 में, जिसे गांधी जी ने दिया था, और जिसे बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है क्योंकि उनकी बुनियादी शिक्षा थी। बुनियादी शिक्षा जाकिर हुसैन स्कीम या वारदा स्कीम 1937 में आई। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने लिखा है डिटेल, यानी कि आपको इसको खुद से डिटेल में पढ़ना है बहुत ज्यादा, एक भी लाइन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये हमारी है, बहुत अच्छा इसने काम करा है, आज तक चलती आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थॉट कि इसमें से आप एक भी लाइन मिस मत करो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको देखने के बाद एनआईएस पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ट्राई करा है, सारे पॉइंट कवर करे हैं, बट मैं चाहती हूँ आप इसको खुद से पढ़ो। ठीक है, एक भी लाइन छोड़ो मत। बाकी मैं तो यहाँ डिस्कस करूंगी कि इसमें क्या था। तो सबसे पहले जाकिर हुसैन वारदा स्कीम 1937 में आई, इसको बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है, गांधी जी के द्वारा दी गई थी। तो गांधी जी ने 5 चीजों पर बल दिया है। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन,
गांधी जी का ही विचार था कि 14 साल मतलब करीब करीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला जो था ये बुनियादी शिक्षा में बोला गया है। तीसरी चीज, बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। जो अभी हम राइट टू एजुकेशन में लागू कर रहे हैं ना, नई नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, ये इतने साल पहले गांधी जी ने ऑलरेडी बोल दिया था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दो, ठीक है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दो, उनको पढ़ाओ। चौथी चीज, उनको हस्तकला वाली चीजें दो। हस्तकला मीन्स हाथ से करना सिखाओ, हाथ के कौशल उनके विकसित करो, ताकि अगर बच्चे आगे पढ़े लिख करके कुछ नहीं कर पाए तो वो अपने हाथ के कौशल पे कुछ पढ़ा लिखा करके कुछ कमा पाए, कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, सिर्फ अपने हाथ से कौशल के। तो गांधी जी ने जैसे टोकरी बनाना, कैप बनाना, कुर्सी बनाना, चटाई बनाना, ये सारी चीजों पे जोर दिया था कि हस्तकलाओं पर जोर दो। फिर फिफ्थ था बालिका शिक्षा, बालिकाओं शिक्षाओं को पढ़ाओ, बालिकाओं के लिए स्कीम लेके आओ, बालिकाओं के लिए जो हो सके वो करो ताकि वो पढ़ें। तो ये 5 चीजों पर हमारी इन जाकिर हुसैन वारदा स्कीम पर जोर दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट है हमारा सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ये भी कुछ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1944 में आई है, हमें याद रखना है। और इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसने ना सारी एजुकेशन को कवर करा है और एजुकेशन को इसने कवर कर रखा है। जैसे कि ये अभी तक एक ऐसी पहली स्कीम थी, काम इसने भी कुछ इतने बड़े लेवल पे कर नहीं पाई, बट जो रिपोर्ट थी वो इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि इसमें प्री प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज, या हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है ना, इसने सब पर काम करा कि सब पे एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो एक या अकेली ऐसी स्कीम थी जिसने एजुकेशन के सारे पार्ट क्लियर करे। प्री प्राइमरी पर भी, मतलब नर्सरी से पहले, नर्सरी केजी की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, 1st to 5th की कैसे, 6th to 8th की कैसे, 9th to 12th की कैसे, और फिर कॉलेज की कैसे, सबके लिए अलग अलग पैरामीटर इसने डिसाइड करे, फिर डिस्कस करे कि हाँ उसमें ऐसे 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 काम होने चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। तो मेन सार्जेंट रिपोर्ट में आपको क्या याद रखना है, एक तो इसका डेट 1944 में ही आई है, और क्या था, इसने सारे एजुकेशन के कवर करे, ठीक है। सो ये था हमारे पार्ट 1 में, मतलब पहला जो चैप्टर है उसमें ये सारे आयोग थे जिसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके बाद कल हम करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली 2, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद वाले कौन से आयोग आए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो भी इस वीडियो को देखेगा, प्लीज आप अपना जो व्यू है मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताओ कि क्या मुझे इस तरीके से एनआईओएस की सीरीज आगे जाके कंटिन्यू करनी चाहिए या अदरवाइज मैं रोक दूं। देखो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको किसी भी तरीके से काम आ रही है, तो डेफिनेटली मैं आगे भी करूं, बट अदरवाइज नहीं तो मैं क्यों करूं, क्योंकि इतना टाइम मैं अपने लिए पढ़ के नोट्स बना करके सेव करके रख सकती हूँ, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को इसकी नीड है इसलिए मैं बना रही हूँ, अदरवाइज ये आपके काम की नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली मुझे बताना, मैं रोक दूंगी। क्योंकि ये 50-50 मिनट की वीडियो बना के और फिर पहले खुद से पढ़ के मेरे को भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और जितना मुझे लगता है कि वो शायद इतना ज्यादा उसके बदले में मेरे को नहीं मिलता मोटिवेशन। तो डेफिनेटली आप अपना व्यूज दो, बाकी अगर 1-2-3 बच्चे भी बोलते हैं तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाती हूँ, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, बट प्लीज अपना जो रिस्पॉन्स है या आपका जो भी रिव्यू है प्लीज मुझे जरूर बताओ, ठीक है। तो बट इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक सारा समरी हम कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि गुरुजी की हमारी अवधारणा क्या होती है, गुरुजी क्या होते हैं, गुरुजी की शिक्षा कैसे दी जाती थी, गुरुकुल क्या होता था, उपनयन संस्कार क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, ठीक है। इसके बाद हमारा आया पूर्व स्वतंत्रता काल। पूर्व स्वतंत्रता काल मीन्स की जब हमारी एजुकेशन मतलब हमारा स्वतंत्रता नहीं मिली थी, फ्रीडम नहीं मिला था, उससे पहले। तो ये सारा टाइम पीरियड हमारा कब से है, 1833 से 1947 तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मेरे को नहीं, आपको। तो ये कब का है, 1833 से 1947 तक का। तो उसमें सबसे पहले आया है क्या, मिनट्स, मेकाले मिनट्स, जो कि कब आया है, 1835 में। उस टाइम पे हमारा जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, और इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेकाले मिनट्स के बाद ये कब आई थी हमारी, 1835 में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वुड डिस्पैच, इसके ठीक 20 साल बाद, 1 साल कम कर दो, 19 साल बाद वुड डिस्पैच आया। वो कब आया, 1854 में। इसको मेघना कार्टा भी बोला जाता है। मेघना कार्टा क्यों बोला जाता है, ये आप कमेंट करोगे, या मेघना कार्टा का मीनिंग क्या होता है आप सर्च करोगे। इस टाइम पे 3 कॉलेजेस खोले गए थे, कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो सबसे पहले हमारे कोलकाता में खुला था, ठीक है। 1854 के बाद मैंने बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसमें पर्पस में, अगर ये हम करता काम तो, बट नहीं कर पाया, खत्म हो गया ऑलरेडी पहले ही। इसके बाद आई थी हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन आया 1882 में, जिसने इसको 2 स्ट्रीम में बांट दिया,
साइंस आर्ट्स कॉमर्स में और यूनिवर्सिटी वाले में हंटर कमीशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे आए थे विश्वविद्यालय आयोग, जिसमें बोला गया कि भाई चलो विश्वविद्यालय के लिए भी काम करते हैं, ये सब सारी चीजें करते हैं। तो ये आई थी 1902 में। इसका जो पहला आयोग, ये रिपोर्ट आई थी, फिर इसका जो पहला आयोग बनकर के आया वो आया सेंट्रल आयोग 1917 में। 1917 में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, BSIE की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद आया हरटांग समिति, वो जो कि अलग है हंटर कमीशन से। हरटांग समिति आई थी 1927 में, ठीक है, 1927 में, जिसने बात करी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम कर सकते हैं। व्यापारिक उद्देश्य से इन्होंने सारी चीजें अपनी करी, बट इतना कुछ रोल नहीं था, ठीक है। फिर 1934 में आई हमारी सप्रू समिति। 1934 ये सिर्फ यूपी प्रोविंस वालों की समिति थी, जिन्होंने यूपी के ही बेरोजगारों को छांटने की और ये सब करने की डिमांड करी थी, ठीक है। इन्होंने बोला डिग्री खाली हमारी, हम बच्चों को जीवन के लिए तैयार नहीं कर रहे, ये सारी चीजें किसकी है, सप्रू समिति की, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इंडिया के लिए, जिसमें से बहुत सारी चीजें हमारी राइट टू एजुकेशन में सीधी की सीधी उठा ली गई है। मातृभाषा में शिक्षा देना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये डायरेक्ट उठा लिया गया है ना हमारे राइट टू एजुकेशन में। आज भी हम बुनियादी शिक्षा को कितना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो इसको जाकिर हुसैन समिति भी बोला जाता है, वारदा स्कीम भी बोला जाता है, बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है। कब आई थी, 1937 में। तो इसमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट में 1944 में आई थी, वैसे आप लोग यहाँ से देख लोगे, बट स्टिल आप बिना देखे एक बार अपनी दिमाग से, मेमोरी से याद करके बताओ कि 1944 में जो लास्ट समिति है वो कौन सी है, ठीक है। और इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी बार ही दिमाग में बैठेगा। एक बार पढ़ने पे सारी चीजें दिमाग में नहीं रहती, ठीक है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिविजन की जरूरत होती है, वो डेफिनेटली आप करते रहना। बाकी ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। और आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होगे। और इसके साथ ही आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है फिर से वापस आ गया है, तो स्पेशली हम लोगों का, जो सब लोगों का सेफ रहना ठीक है, बट इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए ना हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ठीक रहना जरूरी है। मेंटली तो अभी हम परेशान हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि कैसे पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा, कितना कवर कर पाएंगे, एग्जाम कब तक होगा, क्या हम ठीक से पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें तो देखो जब तक एग्जाम नहीं होगा चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन सेकेंड चीज फिजिकली फिट रहना हमारे हाथ में, वो हम रह सकते हैं। तो आपको पता है कोरोना की गाइडलाइंस आ रही है फिर से कि थोड़ा सा सोशली डिस्टेंस जो है मेंटेन करो, हाथ वाथ मत मिलाओ, मास्क लगाओ। तो वो सारी चीजें गाइडलाइंस जो है आप लोग भी फॉलो कीजिए, ठीक रहिए, क्योंकि मेंटली फिजिकली आप ठीक रहोगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर सेफ और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बार फिर से NIOS फॉर KVS PRT, ठीक है। एज यू नो हम एक बार पहले भी NIOS जो है स्टार्ट कर चुके हैं, बट वो हमने DSSB को गाइडेंस करते हुए पढ़ा था। उस टाइम पे हमारा टारगेट DSSB था, तो हमने उसको पढ़ा था। और मेन चीज क्या है कि उसमें हमें ना आइडिया था क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्या चीज हमको स्किप करनी है, ये सब हमें DSSB में आइडिया लग चुका था, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। बट मेरा मोटिव दोबारा से NIOS स्टार्ट करने का इसलिए है क्योंकि KVS PRT का एग्जाम जो है फर्स्ट टाइम होगा, मीन्स कि NIOS में से फर्स्ट टाइम होगा, और हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि एग्जाम कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, डेटाबेस क्वेश्चंस आएंगे, या हमसे पेडागोजी बेस आएगा, तो हमें कुछ नहीं आइडिया, ठीक है। तो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इस बार हम किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। नो मैटर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट हमें सारा कवर करना है, हमको सब कुछ पढ़ना है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा NIOS फॉर KVS PRT कोर्स 501 का चैप्टर 1, ठीक है। कोर्स 501 का ये सिर्फ चैप्टर 1 है, भारतीय शिक्षा प्रणाली फर्स्ट। तो इस यूनिट में, इस पूरे ब्लॉक में 4 यूनिट है, तो हम आज एक यूनिट करेंगे, डेली 1 चैप्टर करेंगे, मीन्स ये पूरा चैप्टर है। और इस टाइम पे इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या नहीं, हाईलाइट करके। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं भी यही बोलूंगी कि ये वीडियो को कराने का मतलब ये है कि जब आप पहली बार NIOS पढ़ोगे ना, स्पेशली बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जो पहली बार कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, मीन सेल्फ स्टडी से पेपर क्लियर करना चाहते हैं, और सेकंड चीज NIOS को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का टारगेट यही है कि जब आप पढ़ो NIOS, तो NIOS आपको कोई हवा ना लगे कि इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे। तो जब इस वीडियो को आप एक बार देख लोगे तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और जब NIOS आप खुद से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ
आपको चीजें आती हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। तो वही मेरा मेन मोटिव है इसका। आपको फिर भी खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, एक बार यहाँ से एनालाइज करने के बाद दोबारा भी पढ़ो, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि सब कुछ यहीं से आएगा, पेपर भी यहीं से आएगा, नहीं, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। स्टिल हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे बताऊं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, सब डिस्कस करेंगे। DSSB में जहां से क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 501 का चैप्टर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्राचीन भारतीय शिक्षा, ठीक है। प्राचीन भारतीय शिक्षा से क्या अभिप्राय है? जो बहुत 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 साल पहले आदि मानव रहा करते थे, ठीक है। तो आदि मानवों के बाद जब थोड़ा थोड़ा स्थिर हुआ जीवन, आपको पता है आदि मानव इधर से उधर घूम करके रहते थे, फिर खाना पकाते थे, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, थोड़ा थोड़ा उनकी लाइफ जो है स्टेबल होनी स्टार्ट हुई, स्थिर होनी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद जब गाँव की थी ना, जब राजा महाराजा रूल करते थे, तो वहां की यहाँ पे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, उस शिक्षा की बात हो रही है उस टाइम की, ठीक है। उस टाइम पे शिक्षा कैसी थी। बट जब आप NIOS के 501 का पहला पेज पढ़ोगे तो उसमें बता रखा है कि NIOS ने अब तक इतने लाखों को टीचर का कोर्स कराया है, इतनी सारी अचीवमेंट्स है। बेसिकली उस पेज पर NIOS की अचीवमेंट्स लिखी हुई है, ठीक है। तो वो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ऑब्वियसली इतनी ज्यादा नहीं है यूजफुल, तो उसको स्किप करते हैं। हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का पॉइंट दे रखा है 501 का पहले चैप्टर के सेकंड पेज पर, हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताता है कि किस तरीके की शिक्षा होती थी। तो पहले आपको पता है कि गुरुकुल प्रणाली होती थी। गुरुकुल प्रणाली क्या होता है? एक जगह गुरुकुल होता था, जैसे बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं ना, तो बोर्डिंग स्कूल्स की अवधारणा जो अभी चल रही है करंट टाइम में, कहाँ से आई है? गुरुकुल से। तो पहले क्या होता था? गुरुकुल होते थे, वहां पे गुरु रहते थे और वहां पे बच्चे पढ़ते थे आकर के, ठीक है। हर तरीके का बच्चा साथ में पढ़ता था। अगर राजा का बेटा है या राजा खुद है, क्षत्रिय का बेटा है, शूद्र का बेटा है, वैश्य का बेटा है, तो वो सब लोग साथ में ही मिलकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आपको पता है ना, कृष्ण और सुदामा कहाँ से बेस्ट फ्रेंड बने थे, कहाँ से फ्रेंड बने थे? गुरुकुल से, क्योंकि वो गुरुकुल में साथ पढ़ते थे, ठीक है। तो ये शिक्षा प्रणाली थी। वैसे बहुत बहुत टाइम पहले जो शूद्र थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार नहीं था। बट जब लोह युग के बाद से गुप्त वंश, गुप्त काल जब आया था, तो शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार हो गया था। खैर वो हमारे यहाँ का पॉइंट नहीं है, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली ये पैराग्राफ आपको डिस्क्राइब करता है कि गुरुकुल प्रणाली क्या होती थी। तो गुरुकुल में गुरु होते थे, वहां पे बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और शिक्षा ग्रहण करने कब आते थे? जब उनका उपनयन संस्कार होता था। तो DSSB में 2018 में ये क्वेश्चन आया था, उपनयन संस्कार क्या होता है? तो उपनयन संस्कार वो होता है जब एक बच्चा या बालिका या बालक, नो मैटर, लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता था, लड़का भी शिक्षा ग्रहण करते थे उस टाइम पे, लड़की भी, है ना। तो जब उनका क्या होता था, जब उनको स्कूल भेजते हैं ना, मतलब एक स्कूल वाली शिक्षा की उनकी एज हो जाती है कि हाँ ये बच्चा अब शिक्षा ग्रहण करने के लायक है, इतना बड़ा हो गया है, तो उसका उपनयन संस्कार करा जाता था। और उपनयन संस्कार करने के बाद उसको भेज दिया जाता था गुरुकुल, जा भाई तू पढ़ ले, या बहन तू पढ़ ले, तू अब पढ़ने के लायक हो गई, तू पढ़ जाके। तो इसको बोला जाता है उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार क्या होता है? बेसिकली बच्चे को टीका वीका लगा करके भेज दिया जाता है, या कुछ समथिंग, कुछ रिचुअल होता होगा उपनयन संस्कार। तो ये है कि जब बच्चे की एज शिक्षा के लायक हो जाती है, मीन्स उन्होंने कुछ एज डिस्क्राइब करी होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो बुक में कुछ मेंशन नहीं है। तो जब बच्चे की वो एज पूरी कर लेता था तो उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। और उपनयन संस्कार से अभिप्राय यही है कि बच्चा पढ़ने के लायक हो गया, ठीक है। तो ये उपनयन संस्कार होता था। और लड़का और लड़की दोनों ही इक्वल में शिक्षा ग्रहण करते थे। और आपकी बुक में थोड़ी सी नाम दिए हुए विदुषी महिलाएं। विदुषी महिलाएं मतलब जो बहुत पढ़ी लिखी होती है, तेज बुद्धि, जिनकी बहुत कुशाग्र बुद्धि होती है वो। तो उसमें गागरी है, गार्गी, विदुषी, बहुत सारी लेडीज के नाम दिए गए हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ, इन केस अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। हम छोड़ के ना आए, क्योंकि अब हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, सब पढ़ना है, नहीं पता हमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा और द्रौपदी, ठीक है। 5 महिलाओं के नाम दिए हुए। ये विख्यात विदुषी थी महिलाएं, जैसे गार्गी, अयत्री, कौशल्या, तारा और द्रौपदी, ठीक है। और गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था? जैसे सुबह जो है गुरु उनको पढ़ाता था, बच्चों को,
फिर उसके बाद उनको सारे काम खुद ही करने पड़ते थे, चाहे वो क्षत्रिय का बेटा हो चाहे वो राजा का बेटा हो, किसी को भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी। सारे बच्चों को जो गुरु है वो एक नजर से देखता था, मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती थी। टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर होते थे, ठीक है, वो चाहे राजा का बेटा हो या फिर किसी क्षत्रिय का बेटा हो, शूद्र का बेटा हो, सब बराबर है। अगर और इनका मेन मुख्य जीविका चलाने का साधन क्या होता था, देखो इतने सारे लोग, गुरुकुल है, एक गुरु है, ठीक है, गुरु रह रहा है वहां पे और इतने सारे बच्चे रह रहे हैं, तो उनको डेली के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उनको कम्युनिटी फूड चाहिए रोज खाने के लिए। तो इनकी आय का मुख्य साधन क्या होता था कि ये लोग भीख मांग करके अपना काम चलाते थे। मीन्स की जब इन्होंने सुबह देखो उठे, अपना जो डेली का काम है वो करा, टीचर ने इनको पाठ पढ़ाया, इसके बाद जो भी इनके नाश्ते या खाने का होता था तो ये क्या करते थे, सारे जाते थे भीख मांग करके लाते थे। उस मांगने पर उनको जो खाना मिलता था उसको ही खाकर ही अपना गुजारा चलाते थे, ठीक है। हो सकता है कभी इनको ज्यादा मिल जाए तो उन्होंने अगले दिन के लिए रख ला, हो सकता है कि कभी इनको मिले ही ना तो ये भूखे पेट सोते थे। तो ऐसा मोस्टली हर बच्चे के साथ होता था, ठीक है। उसी में से गुरु भी सेम काम ही करता था, उस टाइम पे ये करता था, ठीक है। और गुरुकुल, अब गुरुकुल को चलाने के लिए देखो बहुत सारे फंड की जरूरत होती है ना। गुरुकुल है उसकी मेंटेनेंस देखनी है, बच्चों का रख रखाव करना है, जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वो सारी चीज करनी है। तो गुरुकुल का मेन आय का साधन क्या होता था, तो जैसे कि कोई राजा है तो राजा खुश हुआ कि भाई ये टीचर तो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, बहुत जहर से पढ़ा रहा है, बहुत गुरुकुल में थोड़ा सा उन्हें दान दे दिया, सोना चांदी या कुछ भी दान दे दिया। तो एक तो मुख्य साधन ये होता था। दूसरा, जब कोई भी बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेता था, ठीक है, तो गुरु दक्षिणा दी जाती थी हर गुरु को, ये कंपलसरी था। और उसमें भी गुरु डिमांड भी कर सकता था और उनकी मर्जी भी थी बच्चों की कि वो गुरु दक्षिणा में क्या दे रहे हैं। वैसे तो टीचर डिमांड कर लेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, तो बच्चे को देना पड़ता था। बट हो सकता है मान लो कभी गुरु बहुत ज्यादा लालची हो जाए, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाए, ना दे पाए, वो बहुत ज्यादा डिमांड कर ले और बच्चा ना दे पाए, तो क्या होता था, गुरु की मर्जी होती थी, चाहे वो मांग ले या फिर बच्चा अपना एज अ गुरु दक्षिणा कुछ भी दे जाए। कभी किसी ने पैसे दे दिए, कभी किसी ने राशन दे दिया महीने भर का, या कुछ जो भी उसके पास है उसने वो दे दिया, तो गुरु दक्षिणा। तो दो मुख्य साधन थे उस टाइम पे गुरुकुल को चलाने के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में गुरुकुल चलाने के मुख्य साधन कौन से थे, और ऑप्शन भी देता है तो आप कर लोगे। एक तो राजा या किसी व्यापारी या फिर किसी के भी द्वारा दिया गया दान गुरुकुल को। सेकंड चीज, गुरु की गुरु दक्षिणा होती थी, वो भी एट दी सेमेस्टर ली जाती थी। सेमेस्टर भी क्यों, जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता था, पूरा कोर्स सब कुछ खत्म हो जाता था, पूरी शिक्षा बच्चों को मिल जाती थी, तो एट दी एंड जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के साथ ही गुरु को कुछ दक्षिणा दी जाती थी, वो गुरु दक्षिणा होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मुख्य साधन थे। और इसमें क्या है, गुरु की अवधारणा क्या थी, देखो उस टाइम पे गुरु को माता पिता के बाद अगला दर्जा जो दिया जाता था ना, वो गुरु को दिया जाता था। मीन्स उस टाइम पे गुरु की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। आपने वो श्लोक भी सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है वो श्लोक। तो ये श्लोक आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप इससे पता लगाओ कि भाई एक टीचर उस टाइम पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि माता पिता के बाद अगर बच्चा किसी की बात मानने के लिए बाध्य है तो वो सिर्फ टीचर है, ठीक है। वो टीचर के आगे उसको झुकना है, टीचर की बात माननी है, सारी चीज टीचर से रिलेटेड थी। और इसी पैराग्राफ में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं टीचर से रिगार्डिंग, की टीचर का भी क्या उद्देश्य बनता है कि बच्चों को एक बराबर लेना, समझाना। और उस टाइम पे आपको पता है गुरुकुल में रटन प्रणाली होती थी, मतलब रोड लर्निंग सिस्टम चलता था। रोड लर्निंग पता है ना, जैसे हम बोल रहे हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और भाई बच्चों को ऐसे रटवा दे रहे हैं, तो ये क्या रटने वाली प्रणाली है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता 2 एकम 2 क्या, 2 दूनी 4 क्या, उसको नहीं समझ में आ रहा है, ये रोड लर्निंग है। तो उस टाइम पे क्या करता था टीचर, क्या करते थे, मान लो कोई श्लोक है, कोई पाठ है, तो वो टीचर को रटे हुए होते थे और वो एज इट इज बच्चों को वहां पे लिखना विखने का तो देखो पहले कुछ होता नहीं था, तो वो एज इट इज जो है ना बच्चों को याद करने के लिए दिए जाते थे। पहले 2 से 3 से 4 बार टीचर जो है उनको बोलता था, फिर सेम टू सेम बच्चे उनके पीछे दोहराते थे और उसको फिर अपनी मेमोरी में रखते थे, याद करते थे, ठीक है। अगर जो बच्चा उसको पूरा एज इट इज जैसा टीचर ने बोला है पूरा सुना देता था या 2 3 4 दिन तक याद रख लेता था, तो उसकी देखो वो इंटेलिजेंट माना जाता था। और जो भूल जाता था तो उसको कुछ पनिशमेंट दी जाती थी, या जो याद नहीं रख पाता था कहते हैं कि वो काम चोरी कर रहे हैं। जबकि बात क्या होती है, अभी आज के टाइम पे हम देखें तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा हो सकता है इंटेलिजेंट हो, कोई स्लो लर्नर्स हो, कोई बिल्कुल डम हो सकता है, ये उस पर डिपेंड है। बट ये सारे कॉन्सेप्ट अब उस टाइम पे नहीं थे, तो उस टाइम पे क्या थी, रटन प्रणाली थी। तो ये सारा इस पैराग्राफ में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुरु की भूमिका।
गुरु की भूमिका क्या होती थी, वही सारे बच्चों को एक पैमाने में देखना, एक नजर में रखना, किसी के साथ पार्शियलिटी ना करना, मेक श्योर करना कि कोई बच्चा उनके रहते भूखा पेट ना सोए, खाली पेट ना सोए, और कोई भी बच्चा जो है ज्यादा वस्तुएं संचित ना करे। मीन्स किसी को होता है ना, जैसे कि मान लो, जैसे कि उनको बोला जाता था कि आप इतना खाना मांगो जिससे आपके पेट भर जाए, क्योंकि कल अगले दिन खाने के लिए हम दोबारा मांगेंगे, अगले दिन खाने के लिए हम दोबारा मांगेंगे। बट टीचर क्या है, वो बच्चे से एक्सपेक्ट करेगा कि आप ज्यादा संचित ना करो। मीन्स कोई बच्चे होते हैं ना ज्यादा ग्रेडी हो, कि मतलब मुझे ज्यादा खाना मिल गया तो मैं कल के लिए भी रख लूं, परसों के लिए भी रख लूं, या आलस ना करें, जैसे कि 2 से 3-4 दिन का खाना इकट्ठा करके रख लिया और एक दिन ही भीख मांगने गया, अगले दिन गया ही नहीं, अगले दिन मांगने गया, भीख मांगने, जो भी है, भीख मांगना वर्ड आपकी इसमें लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, वो मांगने गया, एक दिन गया और 3 से 4 दिन वो उसी खाने से काम चला ले, फिर वो चौथे दिन मांगने जाए। तो ये सारी चीजें ना करे, ये सारा काम था उस टाइम पे गुरु का। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे एडवांस हो जाते हैं, यहाँ पे बोले हुए अध्यापक की विशेषता है। अब आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में जो गुरु की भूमिका है, जो गुरु की अकाउंटेबिलिटी है, वो चेंज होकर के टीचर में बन गई है। टीचर का रोल, टीचर की विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें आपको एक पूरे पेज पे टीचर की विशेषताएं दी गई है कि टीचर के आज के टाइम पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, या एक वर्ड शुड बी टीचर, मतलब एक टीचर किस तरीके का होना चाहिए आज के टाइम पे, वो लिखे हुए हैं कि टीचर ऐसा हो वैसा हो। तो ये उस टाइम पे कंपैरिजन नहीं किया हुआ जो हम लास्ट टाइम में प्राचीन भारतीय शिक्षा पढ़ रहे, करीब 600-700 ईस्वी पूर्व की, ईसा मसीहा के जन्म के बाद की, वो नहीं, ये आज के टाइम की है कि अध्यापक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट अलग से ऐड किया हुआ है कि जो आज का टीचर है वो जो हमारा आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे यूज टू होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि मतलब टीचर अपनी पुरानी चीजों से पढ़ाता हुआ आ रहा है तो एकदम से कोई नई टेक्निक आ जाती है तो उसको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो और ये दबाव भी नहीं दिया गया है कि टीचर को वो सीखना ही सीखना है। बट यस, ये जरूर पॉइंट हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि टीचर को हमेशा रेडी रहना चाहिए नई नई चीजें सीखने के लिए, नई नई चीजें एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है तो जितना टीचर उसमें अपना योगदान दे सकता है उसको देना चाहिए। मीन्स कभी भी किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। स्पेशली ये चीज आईसीटी के लिए लिखी हुई है। देखो, जब ये एनआईओएस की बुक बनी होगी तब कोरोना का कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल ये चीज लिखी हुई है। तो हम ये सोच सकते हैं कि कितनी जरूरी होगी आईसीटी आज के टाइम पे, जो बुकें इतने सालों पहले ही मेंशन कर रही है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आईसीटी की वजह से ही कोरोना टाइम में कोई भी काम पॉसिबल हो पाया। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन से लेकर वर्क फ्रॉम होम से लेकर एनीथिंग, सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? आईसीटी की वजह से। अगर आज के टाइम पे आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती या इतने सारे काम नहीं कर रही होती तो कुछ भी नहीं हो पाता, है ना। तो हमें आईसीटी ये हमारे लिए भी जरूरी है, तभी हमारे सिलेबस का भी एक पार्ट है। बहुत अच्छे से हमें आईसीटी के बारे में पूरे 4 चैप्टर पढ़ने हैं, पूरा एक ब्लॉक है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आईसीटी में हमें अनुप्रयोग करना चाहिए, समय समय पर सारा पढ़ना चाहिए। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं कि देखो इसकी अध्यापक की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रौद्योगिकी चुनौतियों के फलस्वरूप अध्यापक के लिए नई भूमिकाएं सृजित हुई है। आपको पता है जैसे जैसे नई तकनीक आ रही है तो टीचर को ई कल्चर का विकासक तथा पोषक होना चाहिए, नेट वर्कर होना चाहिए, अधिगमकर्ता होना चाहिए, टेक्नो पेडागोजी आनी चाहिए। मीन्स ये सारी टेक्निकल चीजों से रिलेटेड है, आईसीटी से रिलेटेड ही उसके ये है। मूल्यांकन करता होना चाहिए, क्रियात्मक शोधकर्ता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें टीचर को आनी चाहिए। ठीक है, टीचर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और एक अध्यापक की विशेषताएं क्या होती है, तो देखो परिवर्तनशील समाज, जैसे जैसे समाज बदल रहा है टीचर को भी अपने आप में परिवर्तन करने चाहिए। आजकल का जो है संयोजित तथा ज्ञान आधारित समाज, आज का जो समाज है वो रटंत मेमोरी से हट करके ज्ञान आधारित समाज हो गया है। ठीक है, नॉलेज सोसाइटी, नॉलेजेबल सोसाइटी हो चुकी है। तो ज्ञान पर ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि रटने के। ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो बच्चे चीजें सीख रहे हैं ना उनको वो आए, बजाय कि उनको रटवाने के। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सृजनात्मक होना चाहिए, टीचर को बहुत पोलाइट होना चाहिए, टीचर में पेशेंस होनी चाहिए, टीचर मल्टीटास्किंग होना चाहिए, और टीचर को पंक्चुअल होना चाहिए, टीचर को बच्चों के सामने अपना आइडियल बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जो है टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक पॉइंट है कि टीचर को ना 3 आर में परफेक्ट होना चाहिए। 3 आर, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। इसको 3 आर से डिनोट किया गया है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। यानी टीचर को एक अच्छा रीडर होना चाहिए, राइटिंग एक अच्छा राइटर होना चाहिए, और अर्थमेटिक यानी मैथ्स पे टीचर की कमांड होनी चाहिए।
मैथ्स इन द कमांड की ये नहीं कि 5वीं का टीचर है हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो 12th के क्वेश्चन सॉल्व कर दे, नहीं। अर्थमेटिक का मीनिंग है जो नॉर्मल हमारी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, उसमें टीचर अच्छा होना चाहिए और बहुत सारे तरीके आने चाहिए टीचर को, ताकि वो बच्चों को और अच्छे से सिखा सके, ठीक है, उनसे यूज टू होकर के, उनसे फ्रेंडली बन करके उनको सिखा सके सारी चीजें, ठीक है। ये जो सारी चीजें अभी हमने पढ़ी ये थी हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा, ठीक है, कि बहुत टाइम पे पहले जाकर के हमारी शिक्षा कैसी थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पूर्ण स्वतंत्रता काल, जो कि था 1833 से 1947 तक। पूर्ण स्वतंत्रता काल इन द सेंस कि जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर रूल था, अंग्रेज थे, तो उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया था, बट वो सिर्फ दिखावा था। एक्चुअली में वो अपने लिए करना चाहते थे, अपने लिए चीजें थोड़ा इजी करना चाहते थे, अपने फायदे के लिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, बेसिकली बात ये थी। बट अभी हम पढ़ने वाले हैं कि पूर्व स्वतंत्रता काल की, जब हम आजाद नहीं हुए थे तब से लेकर के आजाद होने तक अंग्रेजों ने क्या क्या चीजें यहाँ पे लाई, या कौन कौन से कमीशन या कौन कौन से रिपोर्ट या कौन कौन सी घोषणा पत्र यहाँ पर आए, ठीक है, हमने उनको डिटेल में पढ़ना है और उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए क्या क्या करा था। तो ये 1833 से 1947 का काल है। 1833 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो मकाले मिनट्स है 1833 में 34 में ये इंडिया आया था, लॉर्ड मैकाले, अभी अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसने यहाँ पर सबसे पहले आकर के बोला कि हाँ हमें इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, बस सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड है 1833 से 1947 का है, ठीक है। इससे पहले भी 1818 में 1819 में या 1818 में आपने पढ़ा होगा ना, एक रिपोर्ट थी, उनने भी बोला था कि हमें पढ़ाना चाहिए, बट वो सिर्फ ना ओरली था, उसपे कोई भी साइन वगैरह या कुछ भी नहीं हुए थे। उसमें लिखा गया था कि हमें हर साल 1 लाख रुपए लगाना चाहिए इंडियंस को पढ़ाने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन करोड़ों में थी, ठीक है, सिर्फ बंगाल का जो एरिया है ना हमारा, उसी में ही 8 करोड़ लोग रहते थे उस टाइम पे, और हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कुछ 23 करोड़ 24 करोड़ थी, और वो लोग 24 करोड़ लोगों पर 1 लाख रुपए खर्च करने को रेडी थे, वो भी हर साल 365 दिन में 1 लाख रुपए। वो भी उन्होंने चीज बोली थी, खर्च नहीं करी थी, और वो कहीं रिटर्न में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते। बट यहाँ से ये जो सारी चीजें हैं ये रिटर्न में लिखी हुई है, हमारे पास इनके प्रूफ है और ये सारी चीजें हुई है, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया था हमारा मकाले मिनट्स, 1835 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। आप कुछ याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो ईयर है ना, इनके जो आने की ईयर, ये डेफिनेटली आपको रटे हुए होने चाहिए कि कब आए, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। और DSSS में सीधे डेटाबेस क्वेश्चन आ रखा है कि मकाले मिनट्स कब आया था। मकाले मिनट्स को हम बोलते हैं कि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये आया था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी है, तो मैकाले, लॉर्ड मैकाले इसका आंसर था। और सेम दिन में अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कब आई थी, तो 1835 में, ठीक है। तो चलो मकाले मिनट्स की स्टोरी जानते हैं क्या हुआ था। देखो ये 1830 के आसपास की बात है। यहाँ पे उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। आपको पता भी होगा कि राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। अच्छा काम करा था, बट वो भी इन्होंने अपने फायदे के लिए करा था। उसके बाद क्या हुआ, विलियम बेंटिक जब यहाँ पे थे ना, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा अनपढ़ हैं। अनपढ़ नहीं थे हम पढ़े लिखे तब भी बहुत थे, बट दिक्कत क्या थी कि हम जो पढ़ते थे, जो हमारी शिक्षा थी वो अंग्रेजों की शिक्षा से अलग थी, ठीक है। अंग्रेज लोग अंग्रेजी जानते थे, फ्रेंच जानते थे, तो उनके काम उन्हीं चीज में होते थे, लेकिन हम इंडियंस को वो चीजें नहीं पता थी, ठीक है, हम उनमें नहीं कर पाते थे। तो हम थे तो इनकी गुलामी, हम अंग्रेजों के अंडर ही तो काम करते थे। तो इनको लगा कि भाई हम तो, ये लोग तो ठीक से काम करते ही नहीं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, इन्हें ना पढ़ाओ, ठीक है, इन्हें पढ़ाओ और इतना पढ़ाओ कि ये हमारे काम आ सके, सिर्फ हमारा काम करें, क्योंकि हम उनके गुलाम थे, तो जैसा वो बोलेंगे हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें शिक्षा की जरूरत थी। तो विलियम बेंटिक ने बोला भाई इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया की, भाई देखो ऐसी ऐसी दिक्कत है, कुछ करो। तो उन्होंने भेजा लॉर्ड मैकाले को 1834 में, ठीक है। 1834 में लॉर्ड मैकाले भारत आया और उन्हें यहाँ की अच्छे से ऑब्जर्वेशन करी कि भाई यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कितनी पढ़ी लिखी है क्या नहीं। तो उसने बोला कि भाई इसको शिक्षा विक्षा के लिए कुछ तैयार करो, कुछ आप कर सकते हो यहाँ के लिए, लोगों के लिए, तो आप करो प्लीज उसको। तो इनने बोला, ठीक है। फिर लॉर्ड मैकाले की बहुत फेमस लाइन है, आप पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि लाइन किसने बोली है। तो लॉर्ड मैकाले ने बोला था कि हमें ना ऐसी जनता तैयार करनी है, या हमें ऐसे इंडियंस तैयार करने हैं जो देखने में, दूर से देखने में या देखने में तो इंडियंस हो, लेकिन अंदर से जो हो ना वो अंग्रेज हो,
मीन्स कि वो अंदर से तो अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी सभ्यता पढ़े, अंग्रेजों का गुणगान करे, पर दिखने में सिर्फ भारतीय हो। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है और ये DSSB के पेपर में आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा फेमस है इसकी। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, कि जो खून से और रंग से तो भारतीय हो, परंतु अपनी रुचियों से, अपनी थिंकिंग से, अपनी नैतिकता से, बुद्धि से अंग्रेज हो। ठीक है, तो इसी ने ये सारी चीजें बोली थी। और जो हम आज तक पढ़ते रहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को डालो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, तो वो सब कहाँ की देन है? वो इस मकाले मिनट्स की देन है। ठीक है, इस मकाले, जो लॉर्ड मकाले आया था, इसने ऐसा करा कि सब कुछ इंग्लिश इंग्लिश कर दिया। और इवन हम आज भी फ्रीडम हो गए हैं। देखो 1835 है, 2022 चल रहा है, 23 आने वाला है, 200 साल करीब होने वाले हैं, बट स्टिल हम इसकी इस चीज से बाहर नहीं आ पाए। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। कोई अगर मान लो एक दो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज बराबर है, बट अगर लैंग्वेज डिफरेंस है, एक को वही नॉलेज हिंदी में है और एक को नॉलेज वही इंग्लिश में है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ना। इंग्लिश वाले को समझा जाता है बहुत हवा है, इंग्लिश में बोलता है, इंग्लिश आती है, जबकि नॉलेज भले उसको कम हो। बट ये जो लॉर्ड मैकाले जो चाहता था, इसने वो अपना काम करा। इवन आज तक हम वो चीज फेस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जबकि आप कहीं भी चले जाओगे, चाइना में मैड्रिड बोली जाती है, इंग्लिश में इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, रूस में रशिया बोली जाती है। ठीक है, सब अपने अपने देश की लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया में लोग रह करके हिंदी बोलना, इंडिया वाले लोग इंडिया में रह करके हिंदी बोलने को बड़ा शेम समझते हैं, कि बहुत शर्म की बात है कि हम इंडिया में रह के हिंदी बोल रहे हैं, जबकि हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, फिर भी काफी सारे लोगों को उसको बोलने में शर्म आती है, जबकि सारे देश सिर्फ अपने यहाँ की लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मेंटेलिटी, ये मानसिकता चली आ रही है 200 सालों से, जो लॉर्ड मैकाले यहाँ पर बना करके गया था। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने ये बोला। ठीक है, और एक लॉर्ड मैकाले की स्टेटमेंट क्या थी उस टाइम पे? देखो हम लोग बहुत समृद्ध थे, बहुत रिच थे, इवन हमारा बहुत 200-300 सालों पुराना साहित्य था, बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारी पुरानी, जैसे तुर्जुक है जहांगीरी, आईने अकबरी, हुमायूं नामा, बहुत सारी बुक हमारे पास रखी थी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये जो लॉर्ड मैकाले था ना, इसने पता है क्या बोला कि जो यूरोप की एक बुक है, यानी इंग्लैंड वालों की कोई भी एक बुक ना, पूरे इंग्लैंड से, पूरे इंडिया वालों की सारी बुकों से बहुत अच्छी है। मीन्स कि हमारी सारी बुकें, जितनी भी बुकें इंडिया में उस टाइम पे बनी है, वो सब बेकार है, लेकिन इंग्लैंड वालों की एक बुक या एक लाइब्रेरी उन सबके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है। इन्होंने अभी हमारी हुमायूं नामा ले जा करके अपने म्यूजियम में रखी हुई है, अगर वो इतनी बेकार है तो वापस दे दो, है ना। बट नहीं, ये सब कहने की बात थी, बट इसको स्टेटमेंट दिया था उसने, तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है। मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है डर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना, हमें आना चाहिए, कहीं से कुछ रह ना जाए। मैकाले ने क्या तुलना करी? देखो, उसने बड़े ही घमंड या दर्द से ये झूठा दावा करा कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी, मतलब एक लाइब्रेरी की उनकी सिर्फ एक अलमारी, सारे भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है, यानी भारत और अरब में जितने भी साहित्य हैं उन सबसे अच्छी है। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या था, लॉर्ड मैकाले क्या था, ये जर्नल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था। ठीक है, जर्नल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था, इसको बुलाया गया, ये 1834 में आया। फिर इसने मैकाले मिनट्स से अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, इसको मैकाले मिनट्स बोला जाता है, या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोला जाता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी इसने कब? 1835 में। भारत आया था 1834 में, बात इसने जनरल विलियम बेंटिक ने करी 1833 में, ये 34 में आया, इस कमेटी का चेयरमैन था। अपनी रिपोर्ट कब दी? 1835 में, और क्या नाम दिया इसको? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं कि इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बकवास करा था। ठीक है, इसने क्या बकवास करी इसमें कि इनको इंग्लिश पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। अभी अंग्रेजी क्या है, प्री प्राइमरी से या प्राइमरी से इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट हो गई है। बट आप लोगों को पता ही होगा, वैसे तो आपके मम्मी पापा ने इसी सिस्टम में एजुकेशन ली होगी। जब हमारे मम्मी पापा पढ़ते होंगे ना, तो जो इंग्लिश है वो 6th क्लास से स्टार्ट की जाती थी, और जो थोड़े से पिछड़े राज्य थे उस टाइम पे, जैसे राजस्थान, बुंदेलखंड, इसमें कॉलेज के टाइम से ABCD पढ़ानी स्टार्ट की जाती थी। उनको वहां पे पहले उनके स्टेट की लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद 6ठी क्लास से या 8वीं क्लास से इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट की जाती थी। तो ये किसकी देन थी? लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा, इनको जो बेसिक एजुकेशन है वो अपनी लैंग्वेज में लेने दो। ठीक है, इसके बाद क्या है, लोग पढ़ लिख के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लायक बन जाएंगे, मीन्स उन्हें समझ में आने लगेगा, मतलब वो चीजों को कैच कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। फिर उनको क्या करो, अपनी लैंग्वेज में शिक्षा देना स्टार्ट करो, उनको अपने तरीके से पढ़ाओ। तो उसने एक तो ये काम करा। ठीक है,
और एक काम इसने क्या करा कि सारी एजुकेशन जो है ना इंग्लिश में करो, इंग्लिश 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 पढ़ाओ। जो इनको पूरे भारत को इन्होंने इंग्लिश में शिक्षा देना स्टार्ट नहीं करा, पूरे उन्होंने क्या करा, उनको ज्यादा लोग चाहिए तो पहले तो प्राइमरी में वैसी एजुकेशन, फिर 6ठी से या 8वीं से 9वीं से इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करो। बट कुछ ऐसे लोगों का तबका जिनको ये चाहते हैं कि ये इनके अंडर आके काम करे, इन्होंने स्टार्टिंग से ही नर्सरी से या फिर कह लो प्री प्राइमरी से या फर्स्ट से इंग्लिश में शिक्षा देनी स्टार्ट करी, जो ये चाहते थे कि इनके अंडर आकर के काम करे। यहाँ पे इसके लिए इन्होंने मिशनरी स्कूल भी खोले थे, और मिशनरी स्कूल में उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाता था जो आगे जाकर के अंग्रेजों के गुलाम होने वाले थे, मीन्स अंग्रेजों के अंडर ही काम करने वाले थे। तो मिशनरी स्कूल में अंग्रेजों के जो बच्चे होते थे, मीन्स देखो बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पे आकर के रह रहे हैं ना, तो वो अंग्रेज हमसे ऊपर समझते हैं अपने आप को, तो हमारे बच्चों के स्कूल में तो पढ़ेंगे नहीं, तो इनके लिए मिशनरी स्कूल चलाए गए थे, मिशनरी स्कूल खोले गए थे। उन मिशनरी स्कूलों में उन भारतीयों को एडमिशन दिया गया था जिनको ये लोग पूरी तरीके से अंग्रेज बनाना चाहते थे, ठीक है, ताकि ये आगे जाकर के उनके काम में हेल्प करे। तो उन सिलेक्टेड कुछ लोगों को पूरे का पूरा इंग्लिश बनाने के लिए ये इंग्लिश में एजुकेशन देते थे। तो बहुत सारा इन्होंने घपला करा था, और जब से इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश हुआ है, इंग्लिश ये है वो है, देखो नो डाउट कि इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो अगर हम कहीं भी जाते हैं बाहर, फॉरेन अगर हम कभी भी जाते हैं कहीं भी, तो दूसरों से कम्युनिकेट करने का हमारे पास क्या जरिया हो सकता है, वो इंग्लिश, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह आपको इंग्लिश बोलते हुए लोग दिख जाएंगे, ठीक है। बट अपनी ही भाषा को उससे कम समझना फिर वो गलत बात है, ठीक है। सेकेंड चीज, लैंग्वेज को ना बैरियर नहीं समझना चाहिए। लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। तो इसको बैरियर बना दिया गया इंडिया में ना, एक बैरियर बना दिया। अगर इंग्लिश आती है तो भाई तुम्हें सब आता है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें कुछ नहीं आता। अभी भी आपको पता है इंटरव्यू में AEES के इंटरव्यू इंग्लिश में होंगे, क्यों, नेशनल लेवल पे इंग्लिश को मीडियम बनाया गया है बोलने का, बातें करने का। तो वो हिंदी भी तो हो सकती थी, हम अपने सारे स्टेट के लोगों को हिंदी भी तो कर सकते हैं ना सिखाने के लिए। जब यहाँ के 67% लोग हिंदी बोलते हैं तो हम वो भी तो कर सकते थे, बट नहीं इंग्लिश, क्यों, क्योंकि मेंटेलिटी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी टाइम पे इंडिया में चली थी एक बुनियादी शिक्षा, मैंने बस नाम लिख दिया है क्योंकि जब ये लागू हो रही थी, जब इसके ऊपर काम करा था ना, गांधी जी ने बीच में धावा बोला था कि हम तो इसमें पढ़ेंगे, हम तो इसको करेंगे, ठीक है। बट अब इसको अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा है बुनियादी शिक्षा, गांधी जी लेकर के आए थे। बट ये सारा काम चल रहा था और था कि इंग्लिश में एजुकेशन देना, इंग्लिश में पढ़ाना, ये सारी चीजें थी, ठीक है। 1835 की बात है, हो गया, धीरे 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 करके 20 साल बीते। 20 साल में इसने बहुत रफ्तार पकड़ ली थी, बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम होने लगा था। फिर इसके बाद सेकंड आया वुड्स डिस्पैच, एक वुड नाम का आदमी था, उसने अपना ये दिया, इसको बोला जाता है वुड डिस्पैच, ठीक है। ये 1854 में आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 33 में बुलाया, 34 में आया, रिपोर्ट कब थी, 35 में, फिर आ गए 54 में, ठीक है। 1854 में वुड डिस्पैच आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको उस वाली शिक्षा का मेघना कार्टा बोला जाता था, जैसे इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता था, इसे मेघना कार्टा बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेघना कार्टा। पता है क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताया था, बट अब आप लोग बताओ मेघना काटना क्या होता है, मतलब इसे मेघना काटा क्यों बोल रहे हैं, या जो मेघना काटा है क्यों बोला गया, इसका मतलब क्या होता है। बहुत समझ गए होंगे वैसे आप इसका मतलब क्या होता है, बट आप लोग अभी गूगल करो कि मेघना काटा क्या होता है, और आप वो बताओ कमेंट करके कि क्या होता है मेघना काटा, ठीक है। अब मेघना काटा इसको क्यों बोला गया वो आपको पता चल जाएगा गूगल से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसने काम क्या क्या करे थे। देखो काम करे, इसने बहुत सारे काम करे, तभी इसको ये बोला गया। बाकी इसका मीनिंग जरूर देख लेना, हो सकता है मेघना काटा का मीनिंग क्या होता है पेपर में आ जाए, तो प्लीज कमेंट करके बताओ। इन्हें क्या करा, उस टाइम पे ना पहली बार 3 यूनिवर्सिटी खुली थी, ठीक है। पहली बार अगर इंडिया में कहीं भी यूनिवर्सिटी खुली थी किसी की भी वजह से, तो वो वुड डिस्पैच के अंदर खुली थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, और ये खुली थी 1857 में, ठीक है। 1857 में 3 जगह यूनिवर्सिटी खुली थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। सबसे पहले खुलने वाली यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता, तो सबसे पहले कलकत्ता में यूनिवर्सिटी हुई, साथ में बॉम्बे और मद्रास में भी खुली, बट सबसे पहले बनके कलकत्ता की स्टार्ट हुई थी, वहां पे शुरू हुई थी, ठीक है। तो वो किसकी वजह से, वुड डिस्पैच की वजह से। फिर सेकंड चीज, इसने ना सारे स्कूल पे ध्यान दिया। अब तक ये जो आए थे इन्होंने स्कूलों की शिक्षा बस अगर इंग्लिश पढ़ाओ करा, इनने सारे स्कूलों पे शिक्षा करा, सारे, जैसे कि प्राइमरी स्कूल, मिडिएटरी स्कूल में ऐसा होना चाहिए, इंटरमीडिएट में ऐसा होना चाहिए, उन पर थोड़ा बहुत इसने काम करा, ठीक है। इसने बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा स्टार्ट करा, इसने बहुत सारी शिक्षा देनी स्टार्ट करी। और सबसे बढ़िया इसकी बात पता है क्या थी, इसने ना
स्टेट्स के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी स्टार्ट करी। जैसे कलकत्ता में है, बंगाली लोग ज्यादा बोलते हैं, उनका कल्चर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे ऑब्जर्व करा, तो वहां पे उस तरीके की रिपोर्ट पे काम करना चाहिए। मद्रास में देखा कि लोग तमिल बोलते हैं ज्यादा, जो भी चीज है वहां के अकॉर्डिंग देखा, वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग वहां की एजुकेशन इन्होंने ऐसे रिपोर्ट बन के तैयार करी। लेकिन 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 देखो, जब हम कोई अच्छी काम करने जाते हैं तो लोग पीछे खींचने के लिए पहले आ जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, लोग 2 कदम 4 कदम पीछे और खींच देते हैं। बुरे काम के लिए कोई नहीं टोकता, लेकिन अच्छे के लिए बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। तो सेम यहीं पे हुआ, काम तो इसके बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत अच्छा स्टार्ट करा, लेकिन प्रॉब्लम सबके साथ आती है। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ, जब वुड डिस्पैच ठीक तरीके से लागू ही हो रहा था, उसने जस्ट अपना काम करना स्टार्ट करा, अच्छे से प्रोग्रेस पे काम चल रहा था। हाँ, लग रहा था भाई 10 साल बाद 5 साल बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे इसने बस इंग्लिश पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, ये करा, यहाँ पे लग रहा था कि थोड़ा बहुत सुधार होगा, बच्चे पढ़ेंगे, स्कूलों की शिक्षा पे काम होगा। तभी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई। आपको याद होगी 1857 की क्रांति, मंगल पांडे को पहले फांसी दे दी गई थी, फिर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना कुंवर सिंह, बेजर हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये सारी चीजों ने लोगों ने मिलके करी थी 1857 की क्रांति। तो वहां से क्या करा, जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने EIC कर दी खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दी खत्म, और सारी सीधे सत्ता सौंप दी गई महारानी ब्रिटेन के हाथ में। महारानी ब्रिटेन के हाथ में सत्ता सौंप दी गई। तो अब हुआ क्या, दिक्कत कहाँ हुई, ये जो चीजें थी ना, वुड डिस्पैच, ये EIC ने स्टार्ट करी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट करी थी ये सारी चीजें। जब वही खत्म हो गई तो इस पे कौन काम करेगा, इसके लिए कौन पैसा खर्च करेगा, इसके लिए कौन मेहनत करेगा, कोई भी नहीं करेगा, छोड़ गया, खत्म हो गया, चला गया, हट गया। तो इसका काम जो है ना बहुत धीरे 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 पड़ा, कुछ हुआ नहीं हुआ, जिस तरीके से सोचा नहीं हुआ। 1854 में 57-58 तक इन्होंने जो काम कर लिया, उसके बाद इसमें कुछ भी रिजल्ट देखने को या कुछ भी देखने को नहीं मिला। बाद में इवन कोई ये भी देखने नहीं आया कि जो वुड डिस्पैच था इसका रिजल्ट क्या रहा, क्या इसने काम करा भी या नहीं, किसी को याद ही नहीं, सब अपने अपनी में लग गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म कर दी थी ना, सीधे महारानी ब्रिटेन के हाथ में सौंप दी। और उनको लगा भैया जरूरत क्या ये पढ़ाने की, इनको, हमें तो वैसे भी कुछ नहीं समझते थे। आपको पता है इंग्लैंड वाले जब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, यहाँ से एक राजीव दीक्षित जी थे, वो इंडिया गए थे, सॉरी इंग्लैंड गए थे, तो पता है ये जो अंग्रेज लोग हैं इनके घर के बाहर क्या लिखा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कि मतलब जिस देश में ये रह रहे हैं, जिनके ऊपर रूल कर रहे हैं, हमें कुत्तों से भी बदतर हालत हमारी इन्होंने समझी हुई थी, कि मीन्स कुत्ते भी भले आ जाए उनके घर में, इंडियंस अलाउड नहीं होंगे, मीन्स इतना नीचा समझते थे हमें। ये लोग समझते थे कि वो गोरे हैं, हम हमारी तो सांवली है ही वो, तो ये हमारे ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, ये हमें सुधारेंगे, ये हमारे ऊपर रूल करेंगे, ये हमारे रूल करने के लिए हमारे ऊपर पैदा हुए। तो इतना गंदा इन्होंने हमें ट्रीट करा था, उस टाइम पे ऐसे समझा जाता था, बहुत गलत बात थी ये। खैर कोई नहीं। इसके बाद आया था हंटर कमीशन 1882 में, तो ये याद होना चाहिए कब आया हंटर कमीशन, 1882 में, ठीक है। हंटर कमीशन के ज्यादा कुछ काम नहीं थे, 2 काम थे कि इन्होंने ना 10th के बाद स्ट्रीम को 2 तरफ बांट दिया। 10th के बाद की बात है कि एक तरफ तो बच्चे आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी पढ़ना चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि पहले पता है 12th के बाद क्या, 10th के बाद क्या होता था, कॉलेज। मुंबई वगैरह में आज भी शायद 10th के बाद कॉलेज हो जाता है, तो या मुझे नहीं पता, कॉलेज स्टार्ट हो जाता है 10th के बाद। इसको पहले जूनियर कॉलेज ही बोला जाता था, जब हमारे पापा पढ़ते थे, जब हमारी मम्मी पढ़ती थी, तो मेरे पापा ने भी ग्रेजुएशन की थी, तो पहले उन्होंने जूनियर कॉलेज करा था। तो मेरे को भी पहले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि जूनियर कॉलेज फिर कॉलेज, मैंने कहा 5 साल क्यों वेस्ट करे इसमें, जबकि वो जूनियर कॉलेज नहीं था, वो 11th 12th था। आज भी यूपी में सारे बच्चे जो 11th 12th करते हैं ना, वो स्कूल नहीं करते, वो कॉलेज करते हैं। तो उस टाइम पे हंटर कमीशन का मेन काम क्या था, 10th के बाद इसने 2 जगह चीजें बांट दी, एक तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ये एक जो बच्चा है वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स में से जो ले इसके लिए पढ़ ले, और बाकी बच्चे यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाए, मीन्स हायर एजुकेशन अपनी करे 10वीं के बाद। यूजुअली पहले सिर्फ ऐसा होता था, बट यहाँ से हमारे को 3 चीजें मिल गई थी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, जो आज भी चली आ रही है। तो ये हंटर कमीशन की देन है, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स आज भी चले जा रही है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। 1882 तक इतने सारे आए थे स्कूल लेवल पर काम करने के लिए, ये स्कूल वाले सारे काम है जो स्कूल के लेवल पर हुए। बस यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी 3 खुली थी, ठीक है, बट ये भी स्कूल वाली शिक्षा के लिए था, ये रहा। अब यहाँ से जो हम आयोग पढ़ने वाले हैं, ये है विश्वविद्यालय आयोग, मीन्स की जो यूनिवर्सिटी लेवल के काम हुए ना, उनके लिए आए हैं ये यूनिवर्सिटी लेवल के आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। ये चीज ध्यान रखना, पहले यूनिवर्सिटी में हमारी 11th एंड 12th क्लास की शिक्षा भी आती थी। आप सोचो 12th के बाद सीधे ग्रेजुएशन, वही यूनिवर्सिटी है, और फिर मास्टर्स और फिर बीएड, यही सब यूनिवर्सिटी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 10th और 12th की शिक्षा भी हमारी पहले इसमें आती थी, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले आया था तो ये विश्वविद्यालय आयोग कब आया? 1902 में। किसी ने बोला गया कि भाई हमें काम करना चाहिए, कुछ विश्वविद्यालय पे पढ़ाओ, 10वीं 12वीं तक तो बच्चे घिसड़ विसड़ के पढ़ के आए जाते हैं, उसके ऊपर की बच्चों को शिक्षा दो, ठीक है, उसके ऊपर का बच्चों को पढ़ाओ। तो उसमें सबसे पहले आया था सैडलर आयोग 1917 में, ठीक है। कब आया था सैडलर आयोग? 1917 में। तो इसमें क्या था? बीएसआई की स्थापना की गई थी। बीएस मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, याद कर लेना। सेंट्रल आयोग के अंतर्गत बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की गई थी। इन्होंने जूनियर कॉलेज की अवधारणा दी। मीन्स जो हमारी 11th और 12th होते हैं ना, इनको बोला कि ये जूनियर कॉलेज होंगे, यानी 10th + 2 हम लिखते हैं ना, +2 अभी भी आता है, 10th + 2 ग्रेजुएशन। तो इन्होंने जूनियर कॉलेज की अवधारणा दी। उनके बारे में इन्होंने 11th 12th वालों के लिए बहुत ज्यादा काम करा, जिसको हम यूनिवर्सिटी शिक्षा में लाते हैं। और जूनियर कॉलेज बोला, जो +2 था 11th और 12th को इन्होंने जूनियर कॉलेज बोला कि भाई ये तो जूनियर कॉलेज है, ठीक है, जूनियर कॉलेज है। फिर इसके बाद आई थी हमारी हर्टांग समिति। ये हंटर कमीशन अलग है, हर्टांग समिति अलग है, जो आई थी 1929 में, ठीक है। जब ये आई थी उसके 12 साल बाद आ गई है, 1917 से 1929 में, उसके 12 साल बाद आ गई है हार्टन समिति। इसका कुछ काम नहीं था ज्यादा, बट इन्होंने क्या करा, जो आफ्टर 12th की एजुकेशन होती है ना, उसके ऊपर जोर दिया। ऑब्वियसली आफ्टर 12th की एजुकेशन पे इन्होंने जोर दिया, तभी तो हम विश्वविद्यालय आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे की शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया। तो इसका जो सारा काम शुरू होगा वो कब होगा? 12th के बाद का। तो मीन्स 12th के बाद की एजुकेशन पे इन्होंने दिया। जब हम ये ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, वो सारी चीजें लेकर के आए थे। और इसमें क्या था, हार्टन समिति का मेन क्या था, इन्होंने बोला कि बच्चों को ना व्यापारिक क्षेत्र की तरफ भेजो, बच्चों को व्यापारिक क्षेत्रों की तरफ भेजो। क्योंकि हम क्या करते हैं, 12th पढ़ा देते हैं, बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद क्या, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या, कॉलेज करने के बाद क्या, बच्चों का फ्यूचर क्या है। तो इस समिति ने बोला उनको व्यापारिक क्षेत्रों की तरफ भेजो। इनने ना सिर्फ बोला, काम वाम कुछ नहीं करा। बट हाँ, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हार्टन समिति का ना कहीं दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। इनने कुछ काम करा या नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। बट यस, ये एक रिपोर्ट आई थी और इसमें ये लिखा गया था कि बच्चों को व्यापारिक क्षेत्रों की तरफ भेजो, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, उनको कुछ करने को मिले, ठीक है। एक थी हार्टन समिति। फिर आया था हमारा सप्रू समिति 1934 में। ये जो समिति है सिर्फ यूपी की समिति थी, प्रोविंस ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। पहले आपको पता है यूपी बहुत सारे स्टेट्स को मिलकर बनता था, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, यूपी पूरा, उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा, बिहार का थोड़ा सा था, उत्तराखंड तो पूरा ही पहले यूपी था, बहुत बड़ा हिस्सा था उत्तर प्रदेश का खाली, उसको प्रोविंस ऑफ यूपी बोला जाता था, प्रोविंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये सिर्फ बहुत ही बड़ा वो एरिया था हमारे पूरे भारत का। तो उसकी एक अलग से समिति आई थी, सप्रू समिति। ये सिर्फ उनके द्वारा ही दी गई थी, सप्रू समिति। कब आई थी? 1934 में, ठीक है। प्रोविंस ऑफ यूपी का है ये, तो प्लीज इसको याद रखना, इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ। प्रोविंस ऑफ यूपी की ये थी, आई थी सप्रू समिति 1924 में। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? बेरोजगारी की जांच करना। इनने देखा कि भाई ये देखो, पहले हमारे एरिया में बेरोजगार आदमी कितने हैं, ठीक है। पहले इन्हें देखा कि बेरोजगार आदमी कितने हैं, फिर इन्हें देखा, हमें पता चल गया हाँ इतने बेरोजगार आदमी है, फिर उसके हिसाब से उनको काम देंगे हम। बोला ही था, देखो देता कोई नहीं है, पता नहीं ना जाने कितने रोजगारों बेरोजगारों के लिए कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितनी स्कीमें आती हैं, ना कुछ पता चलता है ना कुछ फायदा होता है। तो सेम उस टाइम पे भी ऐसे ही था। इन्होंने बोला कि सप्रू समिति ने पहले तो भाई बेरोजगारों की जांच करो कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, कितने बेरोजगार लोग हैं, इसके बाद फिर हम उनको काम देंगे, ठीक है, उसके हम काम देंगे। फिर ने एक चीज और जो बहुत अच्छी बोली, क्या थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को ना सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, उस डिग्री का ना कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को डिग्री के लायक तैयार कर रहे हैं, उनको जीवन के लायक तैयार नहीं कर रहे। क्योंकि आगे जाकर के उन्हें पढ़ाना है, कमाना है, लिखना है, जो भी करना है वो इस डिग्री की मदद से कैसे करेंगे, है ना। बहुत अच्छी लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, जो सप्रू समिति की थी कि क्या है, इस समिति का निष्कर्ष ये था कि हमारी शिक्षा विद्यार्थियों को मात्र परीक्षाओं और डिग्री के लिए तैयार करती है, जीवन में किसी व्यवसाय के लिए नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि हम बच्चों को व्यवसाय के लिए तैयार करेंगे। तो इन्होंने कहा ऐसे पाठ्यक्रम करो जो विश्वविद्यालय डिग्री की ओर लेके जाते हो, और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण आरंभ कर दिया। मतलब जब 11th 12th में होंगे तभी से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देना आवश्यक कर दिया, और डिग्री का जो टाइम पीरियड था 3 साल कर दिया, उससे पहले 2 साल होता था, ठीक है। एक था फिर अबॉट वुड प्रतिवेदन रिपोर्ट 1937 में आई। इस पर विचार करा गया था 1935 में, 36 में इन लोगों के, 35 में इन लोगों के पास विचार लेके गए। ऑवर्ट, एक सर ऑवर्ट थे और ये सर वुड थे, 2 लोग। ये वुड देख रहे हो, ये वाला वुड, वुड से डिस्पैच,
है ना, अलग अलग है, ये इनको एक मत करना, ये अलग है। वुड डिस्पैच भी एक आदमी के नाम पर है और ये वुड अलग है। अवार्ड वुड प्रतिवेदन क्या था, अवार्ड सर, अवार्ड थे, सर वुड थे, इनकी रिपोर्ट आई थी 1937 में। इनको बुलाया गया था कि भाई कुछ काम करो, बच्चों को रोजगार वगैरह दो, पढ़ लिख नहीं रहे हैं बच्चे, ठीक से आगे नहीं बढ़ रहे, देखो जरा कुछ करो। तो कुछ नहीं था, बट इनका मेन इतना सा पैराग्राफ है आपकी बुक में भी, मेन क्या था, पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक का नाम हम में से हर बच्चे ने सुन रखा होगा। आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम 10th और 12th के बाद कर सकते हैं। 10th के बाद पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, 12th के बाद तो जो बहुत सारे विषय हैं जो हमारा स्कूल कवर नहीं करते, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अलावा चौथी स्ट्रीम हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हम पॉलिटेक्निक के साथ जाते हैं तो हमें बहुतायत में बहुत सारे क्षेत्र मिलते हैं, बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी डिग्रियां हम कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक उनके लिए स्टार्ट की गई, जिसमें हम कृषि, इंजीनियरिंग, स्नातक, बहुत सारी चीजों के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो मेन इनका योगदान क्या था, पॉलिटेक्निक, जिसका यूज आज हम 2022-2023 में भी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन था पॉलिटेक्निक। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा आई हमारी फेमस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन, या जिसे हम वारदा स्कीम भी बोलते हैं, ये आई 1937 में। ठीक है, 1937 में जाकिर हुसैन वारदा स्कीम आई 1937 में, जिसे गांधी जी ने दिया था और जिसे बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है क्योंकि उनकी बुनियादी शिक्षा थी। बुनियादी शिक्षा जाकिर हुसैन स्कीम या वारदा स्कीम 1937 में आई। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने लिखा है डिटेल, यानी कि आपको इसको खुद से डिटेल में पढ़ना है बहुत ज्यादा। एक भी लाइन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये हमारी है, बहुत अच्छा इसने काम करा है, आज तक चलती आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थॉट कि इसमें से आप एक भी लाइन मिस मत करो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको देखने के बाद एनआईएस पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ट्राई करा है, सारे पॉइंट कवर करे हैं, बट मैं चाहती हूँ आप इसको खुद से पढ़ो। ठीक है, एक भी लाइन छोड़ो मत। बाकी मैं तो यहाँ डिस्कस करूंगी कि इसमें क्या था। तो सबसे पहले जाकिर हुसैन वारदा स्कीम 1937 में आई, इसको बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है, गांधी जी के द्वारा दी गई थी। तो गांधी जी ने 5 चीजों पर बल दिया है। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, गांधी जी का ये विचार था कि 14 साल मतलब करीब करीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला जो था ये बुनियादी शिक्षा में बोला गया है। तीसरी चीज, बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, जो अभी हम राइट टू एजुकेशन में लागू कर रहे हैं ना, नई नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, ये इतने साल पहले गांधी जी ने ऑलरेडी बोल दिया था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दो। ठीक है, बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दो, उनको पढ़ाओ। चौथी चीज, उनको हस्तकला वाली चीजें दो, हस्तकला मीन्स हाथ से करना सिखाओ, हाथ के कौशल उनके विकसित करो, ताकि अगर बच्चे आगे पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पाए तो वो अपने हाथ के कौशल पे कुछ पढ़ा लिखा करके कुछ कमा पाए, कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, सिर्फ अपने हाथ से कौशल के। तो गांधी जी ने जैसे टोकरी बनाना, कैप बनाना, कुर्सी बनाना, चटाई बनाना, ये सारी चीजों पे जोर दिया था कि हस्तकलाओं पर जोर दो। फिर फिफ्थ था बालिका शिक्षा, बालिकाओं शिक्षाओं को पढ़ाओ, बालिकाओं के लिए स्कीम लेके आओ, बालिकाओं के लिए जो हो सके वो करो ताकि वो पढ़ें। तो ये 5 चीजों पर हमारी इन जाकिर हुसैन वारदा स्कीम पर जोर दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट है हमारा सार्जेंट रिपोर्ट 1944, ये भी कुछ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1944 में आई है, हमें याद रखना है। और इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसने ना सारी एजुकेशन को कवर करा है, और एजुकेशन को इसने कवर कर रखा है। जैसे कि ये अभी तक एक ऐसी पहली स्कीम थी, काम इसने भी कुछ इतने बड़े लेवल पे कर नहीं पाई, बट जो रिपोर्ट थी वो इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि इसमें प्री प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज, या हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है ना, इसने सब पर काम करा कि सब पे एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो एक या अकेली ऐसी स्कीम थी जिसने एजुकेशन के सारे पार्ट क्लियर करे, प्री प्राइमरी पर भी, मतलब नर्सरी से पहले, नर्सरी केजी की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, 1st to 5th की कैसे, 6th to 8th की कैसे, 9th to 12th की कैसे, और फिर कॉलेज की कैसे, सबके लिए अलग अलग पैरामीटर इसने डिसाइड करे, फिर डिस्कस करे कि हाँ उसमें ऐसे 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 काम होने चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। तो मेन सार्जेंट रिपोर्ट में आपको क्या याद रखना है, एक तो इसका डेट 1944 में ही आई है, और क्या था, इसने सारे एजुकेशन के कवर करे। ठीक है, सो ये था हमारे पार्ट 1 में, मतलब पहला जो चैप्टर है उसमें ये सारे आयोग थे जिसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके बाद कल हम करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली 2, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद वाले कौन से आयोग आए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी इस वीडियो को देखेगा, प्लीज आप अपना जो व्यू है मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताओ कि क्या मुझे इस तरीके से एनआईओएस की सीरीज आगे जाके कंटिन्यू करनी चाहिए या अदरवाइज मैं रोक दूं।
देखो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको किसी भी तरीके से काम आ रही है, तो डेफिनेटली मैं आगे भी करूँ, बट अदरवाइज नहीं तो मैं क्यों करूँ, क्योंकि इतना टाइम मैं अपने लिए पढ़ के नोट्स बना करके सेव करके रख सकती हूँ, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को इसकी नीड है इसलिए मैं बना रही हूँ, अदरवाइज ये आपके काम की नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली मुझे बताना, मैं रोक दूंगी। क्योंकि ये 50-50 मिनट की वीडियो बना के और फिर पहले खुद से पढ़ के मेरे को भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और जितना मुझे लगता है कि वो शायद इतना ज्यादा उसके बदले में मेरे को नहीं मिलता मोटिवेशन। तो डेफिनेटली आप अपना व्यूज दो, बाकी अगर 1-2-3 बच्चे भी बोलते हैं तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाती हूँ, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, बट प्लीज अपना जो रिस्पॉन्स है या आपका जो भी रिव्यू है प्लीज मुझे जरूर बताओ, ठीक है। तो बट इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक सारा समरी हम कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि गुरुजी की हमारी अवधारणा क्या होती है, गुरुजी क्या होते हैं, गुरुजी की शिक्षा कैसे दी जाती थी, गुरुकुल क्या होता था, उपनयन संस्कार क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, ठीक है। इसके बाद हमारा आया पूर्व स्वतंत्रता काल। पूर्व स्वतंत्रता काल मीन्स की जब हमारी एजुकेशन मतलब हमारा स्वतंत्रता नहीं मिली थी, फ्रीडम नहीं मिला था, उससे पहले। तो ये सारा टाइम पीरियड हमारा कब से है, 1833 से 1947 तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मेरे को नहीं आपको। तो ये कब का है, 1833 से 1947 तक का। तो उसमें सबसे पहले आया है क्या, मिनट्स, मेकाले मिनट्स, जो कि कब आया है, 1835 में। उस टाइम पे हमारा जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, और इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेकाले मिनट्स के बाद ये कब आई थी हमारी, 1835 में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वुड डिस्पैच, इसके ठीक 20 साल बाद, एक साल कम कर दो, 19 साल बाद वुड डिस्पैच आया। वो कब आया, 1854 में। इसको मेघना कार्टा भी बोला जाता है। मेघना कार्टा क्यों बोला जाता है ये आप कमेंट करोगे, या मेघना कार्टा का मीनिंग क्या होता है आप सर्च करोगे। इस टाइम पे 3 कॉलेजेस खोले गए थे, कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो सबसे पहले हमारे कोलकाता में खुला था, ठीक है। 1854 के बाद मैंने बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसमें पर्पस में, अगर ये हम करता काम तो, बट नहीं कर पाया, खत्म हो गया ऑलरेडी पहले ही। इसके बाद आई थी हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन आया 1882 में, जिसने इसको 2 स्ट्रीम में बांट दिया, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में और यूनिवर्सिटी वाले में, हंटर कमीशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे आए थे विश्वविद्यालय आयोग, जिसमें बोला गया कि भाई चलो विश्वविद्यालय के लिए भी काम करते हैं, ये सब सारी चीजें करते हैं। तो ये आई थी 1902 में। इसका जो पहला आयोग, ये रिपोर्ट आई थी, फिर इसका जो पहला आयोग बन करके आया वो आया सेंट्रल आयोग 1917 में। 1917 में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, BSIE की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद आया हरटांग समिति, वो जो कि अलग है हंटर कमीशन से। हरटांग समिति आई थी 1927 में, ठीक है, 1927 में, जिसने बात करी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम कर सकते हैं, व्यापारिक उद्देश्य से इन्होंने सारी चीजें अपनी करी, बट इतना कुछ रोल नहीं था, ठीक है। फिर 1934 में आई हमारी सप्रू समिति। 1934 ये सिर्फ यूपी प्रोविंस वालों की समिति थी, जिन्होंने यूपी के ही बेरोजगारों को छांटने की और ये सब करने की डिमांड करी थी, ठीक है। इन्होंने बोला डिग्री खाली हमारी, हम बच्चों को जीवन के लिए तैयार नहीं कर रहे, ये सारी चीजें किसकी है, सप्रू समिति की, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इंडिया के लिए, जिसमें से बहुत सारी चीजें हमारी राइट टू एजुकेशन में सीधी की सीधी उठा ली गई है। मातृभाषा में शिक्षा देना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये डायरेक्ट उठा लिया गया है ना, हमारे राइट टू एजुकेशन में। आज भी हम बुनियादी शिक्षा को कितना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो इसको जाकिर हुसैन समिति भी बोला जाता है, वारदा स्कीम भी बोला जाता है, बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है। कब आई थी, 1937 में। तो इसमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट में 1944 में आई थी, वैसे आप लोग यहाँ से देख लोगे, बट स्टिल आप बिना देखे एक बार अपनी दिमाग से, मेमोरी से याद करके बताओ कि 1944 में जो लास्ट समिति है वो कौन सी है, ठीक है। और इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी बार ही दिमाग में बैठेगा। एक बार पढ़ने पे सारी चीजें दिमाग में नहीं रहती, ठीक है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिविजन की जरूरत होती है, वो डेफिनेटली आप करते रहना। बाकी ऑल द बेस्ट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।